They call me master, the change will come faster. क्या बोला मैंने? They call me master, the change will come faster. ये गाना मैं आज अपने लिए नहीं गा रहा हूं, मैं मास्टर नहीं हूं। इस लेक्चर के बाद इस चैप्टर के मास्टर तुम बन जाओगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th बायोलॉजी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही अजीबोगरीब टॉपिक। स्कूल में पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, 4-5 वीडियो भी देखा, रट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आज के इस लेक्चर के बाद चाहे आपके प्री बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपके मिड टर्म का एग्जाम हो, चाहे तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम हो, इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटने वाला। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सब मैंने यहां पे कवर किए हैं। पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैंने यहां पे कवर की है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी वन शॉट नहीं, ये है मास्टर का गन शॉट वीडियो। यानी 100% एग्जाम पेपर यहीं से आएगा। पर सबसे बड़ी बात ये नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा टॉपिक इतनी खूबसूरती से समझ में आएगा कि तुम खुद ये गाना गाओगे, दे कॉल मी मास्टर, द चेंज विल कम फास्टर। तो भाई इस लेक्चर को मैं शुरू करने जा रहा हूं और इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। 20 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में कई बार आए हैं और जो आ सकते हैं। और टॉपिक ऐसा समझाऊंगा ना कि इसके बाद तुम अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, दोस्तों को, सच बोल रहा हूं, लिख के ले लो, तुम ना ब्रेन की फंक्शनिंग समझा पाओगे। तुम अपने स्पाइनल कॉर्ड की, अपने नर्वस सिस्टम सब समझाने लगोगे लोगों को कैसे ये होता है। इतने प्यार से, खूबसूरती से तुम्हें सब समझाऊंगा। तो भाई लेक्चर स्टार्ट करेंगे, पर उसके पहले प्रथा को कायम रखेंगे। कॉन्फिडेंस के लिए आज कमेंट में क्या लिखना है? आज कॉन्फिडेंस के लिए कमेंट में हमें लिखना है क्या? वही, दे कॉल मी मास्टर, द चेंज विल कम फास्टर। और ये गाना मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए। रोज सुबह उठो, दे कॉल मी मास्टर, द चेंज विल कम फास्टर। चेंज बहुत तेज आएगा। शुरू करें, कमेंट कर दिया, दे कॉल मी मास्टर, द चेंज विल कम फास्टर। तो शुरू करते हैं भाई। हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर? नर्व सेल पढ़नी है, हमें क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना है, ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है, हार्मोन्स इन एनिमल्स पढ़ना है, ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट करना है, हार्मोन्स इन प्लांट पढ़ना है, हार्मोन्स इन प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ करना है यार। मतलब जितना एनसीईआरटी में दिया एग्जाम में आ सकता है पूरा सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ये भी याद रखना कि इसमें ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम दो टर्म समझेंगे, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स। क्या होता है, एक कहानी समझते हैं। संडे का दिन है, आप मस्त घर में सो रहे हो, दोपहर के 12 बज गए, मम्मी आई उठाई, ए उठ, नालायक 12 बजे तक सो रहा है। आप उठे हैं, आपने दरवाजा खोला, आंगन में पहुंचे, तुरंत धूप पड़ी चेहरे पे। अचानक से चेहरे पे धूप पड़ी, और जैसे ही धूप पड़ती है हम क्या करते हैं? ऐसे रिएक्ट करते हैं ना, आंख बंद करके मुंडी घुमा लेते हैं, अरे धूप लगी, हाथ लग रहे थे, धूप पड़ी। बेटा ये जो अचानक से आपको धूप पड़ी, ये क्या है? चेंज इन योर एनवायरमेंट है। आपकी सराउंडिंग में एक चेंज हुआ। जब कमरे में थे पूरा अंधेरा था, जैसे ही बाहर निकले धूप पड़ी। चेंज इन योर एनवायरमेंट। ये जो चेंज इन एनवायरमेंट होता है, इसी को हम स्टिमुलाई बोलते हैं। चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स। और इसके बदले में जो आपने एक रिस्पॉन्स दिया, जो आपने रिएक्शन दिया, ये क्या किया आपने? ये रिएक्शन दिया। किसको रिएक्शन दिया? चेंज को, धूप को, स्टिमुलाई को। जो रिएक्शन देते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं रिस्पॉन्स। रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस सिंगुलर हो गया, स्टिमुलाई प्लूरल, मतलब ढेर सारे चेंज। तो स्टिमुलाई क्या है? एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। और रिस्पॉन्स क्या है? रिएक्शन टू दैट स्टिमुलाई। ठीक है, अच्छा अब एक चीज समझो, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के एक साथ काम करना। जरा एक चीज समझो, जब आपके आंख में धूप पड़ी, जब आपको एक स्टिमुलाई मिली, लाइट, ये स्टिमुलाई चेंज, तो आपने अपनी आंखें बंद की, मुंडी घुमाई और हाथ रखा, 1 2 3। पर इतनी धीमे धीमे तो करते नहीं, आप तो एक साथ एक बार में ही पूरा रिएक्शन देते हो। मतलब एक साथ आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में। तो कोऑर्डिनेशन, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई। जैसे अभी मैं यहां खड़ा हूं, कैमरे को देख रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? कैमरा देख रहा हूं, बोल रहा हूं, हाथ चला रहा हूं, पैर पे बैलेंस भी बना है, खड़ा हूं। क्या है? कोऑर्डिनेशन है मेरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, ये कोऑर्डिनेशन, वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ये तीन टर्म समझ में आ गए, स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन। यहां पे देखो दो एग्जांपल है, ये प्यारी खूबसूरत सी बबीता, ये सर बहुत अच्छी लगी, कितना सिंगल, वापस। हाँ, अब क्या हुआ? ये कुछ पका रही थी, अचानक से क्या हुआ? भाप निकली। तो भाप निकली तो एक स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या? हीट, हीट। जैसे ही इसने स्टिमुलाई देखा, इसने क्या किया? हाथ पीछे किया। ये क्या है इसका? रिस्पॉन्स। क्या? हाथ को पीछे लेके जाना। जैसे ये आप हो,
बब्बू से बाहर निकले, धूप लगी, ये वाला एग्जाम्पल समझाई दिया, क्या किया आपने, रिस्पॉन्स दिया, और धूप क्या हो गई, स्टिमुलाई हो गई। कोऑर्डिनेशन क्या है, ढेर सारे बॉडी पार्ट का एक साथ काम करना। अच्छा, अब बेटा हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर, एनिमल मतलब इंसान। मैं जब भी एनिमल बोलूं आप अपना शक्ल इमेजिन करना, तू भी एक जानवर है। हाँ, बायोलॉजी तो यही कहती है सर मैं शेर हूं, शेर हूं, गधा सॉरी मैं भी गधा, सब गधे। हाँ, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ना है, यानी इंसान और जानवरों में कैसे डिफरेंट ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, कैसे अलग अलग ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, कौन उन्हें एक साथ कोऑर्डिनेट करा रहा है, कौन उनका मास्टर है। तो बेटा हमें यही चीज पढ़नी है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम कराते हैं। एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ा है, दिमाग से रिलेटेड। दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बेटा कहीं ना कहीं हार्मोन से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, ये थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स यानी जानवर या इंसान, हमें कोऑर्डिनेशन, ये एक साथ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैसे काम करते हैं, दो बड़े सिस्टम की वजह से, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन। एंडोक्राइन हार्मोन्स, केमिकल्स, ये बाद में आएगा, पहले ये पढ़ेंगे, इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीजों से बना है, दो इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम के। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, आपका ब्रेन, भाई पता है भेजा सारा डिसीजन लेता है भेजा। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, आपके ब्रेन से पीछे निकलती हुई एक चोटी, एक पूंछ होती है जो आपके ब्रेन से पीछे निकलती हुई जाती है। यहां पे देखो, ये देखो, ये आपको ब्रेन दिखाई पड़ रहा होगा, ये रहा भेजा, और यहां से एक चोटी निकलती हुई जा रही है। हाँ मेरे गुड्डू, तुम्हारे पास भी चोटी है, सिर्फ लड़कियों के पास नहीं, अंदर एक चोटी जा रही है, एक टेल जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, अभी तक आप बोलते हो कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है क्या। बेटा सारे डिसीजन ब्रेन नहीं ले रहा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर ब्रेन है तो आपकी बॉडी का होम मिनिस्टर स्पाइनल कॉर्ड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मान लो ब्रेन को आप सोच रहे हो मोदी जी हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड कौन है, अमित शाह जी हैं, पीछे सब बताते हैं क्या करना क्या। तो दो चीजें मिला के बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर वाला नर्वस सिस्टम, कौन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स, यूं बहुत सारे यूं फाइबर्स दिख भी रहे हैं, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ये है स्पाइनल कॉर्ड। कई लोग को लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड इज रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, हमारी जो बैकबोन है वही स्पाइनल कॉर्ड है। नहीं, देखो स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट इक्वल टू बैकबोन, नो। वर्टिब्रल कॉलम क्या है बेटा, हमारा वर्टिब्रल कॉलम या हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन क्या है, ऐसे समझ लो एक हॉलो पाइप है, ये एक हॉलो पाइप है, और इसके अंदर से बहुत सारे जो फाइबर्स जा रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट बैकबोन, इनफैक्ट बैकबोन तो क्या है, एक पाइप है, एक हॉलो पाइप है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा। ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या है बेटा, तो बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर डिसीजन वगैरह लेते हैं, पर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बताना भी तो है क्या करना है। तो कुछ तार होते हैं जो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे, और ये जो तार ब्रेन से जा रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जा रहे हैं, इन तारों को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तार ही तो होंगे जो सिग्नल लेके जाएंगे। जो तार हमारे ब्रेन से निकलते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो तार हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो पेरिफेरल मतलब साइड है ना, पेरीफेरी, साइड वाला नर्वस सिस्टम। साइड वाला नर्वस सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड वाला नर्वस सिस्टम कौन कौन सा है, एक तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स कौन सी हो गई, क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन से निकलने वाली नर्व क्रेनियल। और दूसरी कौन सी है, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं, जो तार स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे, तार ही तो जाके मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई हाथ आगे बढ़ा, आंख खोल, मुंह घुमा। तो ये जो तार स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं इसको बोला स्पाइनल नर्व, और जो तार ब्रेन से निकल रहे हैं इनको बोला हमने क्रेनियल नर्व। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, साइड वाला नर्वस सिस्टम। क्लियर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और उसकी पूंछ स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल मतलब साइड वाला, क्या, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व स्पाइनल नर्व। इतना हमें क्लियर हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है रिसेप्टर एंड इफेक्टर। यहां से सवाल आते हैं भाई एग्जाम में। अब रिसेप्टर क्या होता है बेटा? आपकी बॉडी के वो सेल्स, वो टिश्यूज, वो ऑर्गन्स जो स्टिमुलाई को, चेंज को रिसीव करे। रिसेप्टर, रिसेप्टर नाम ही क्या है इसका, रिसेप्टर, यानी रिसीव, सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स दैट रिसीव द स्टिमुलस, जो चेंज को रिसीव करे। जरा समझते हैं, जब धूप लगी तो किसने वो चेंज समझा, किसने रिसीव किया? आंखों ने। आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है, एक चेंज ना, आवाज आना, क्यों सुनाई पड़ रही है? कौन रिसीव कर रहा है आवाज को? आपके कान। क्या रिसीव किया? साउंड। आपको महक आती है, क्या है महक? एक चेंज है। सर महक मेरी क्लास में है। हाँ, तुमको नहीं देख रही, वापस आओ। महक क्यों आ रही? क्योंकि नोज को मिली। आपको किसी चीज का टेस्ट आता है, किसको मिलता है? टंग को मिला। रिसीव किया आपने उस चेंज को। तो बेटा ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यूज या ऐसे ऑर्गन्स जो क्या करें, स्टिमुलाई को रिसीव करें, उन्हें बोलते हैं रिसेप्टर्स। हमारे सिलेबस में सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, 6 सेंसरी रिसेप्टर्स हमें पढ़ने हैं। कौन कौन सा है? आंख है, नाक है, जुबान है, कान है और स्किन है। और स्किन के 2 फंक्शन है, इसलिए 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या होता है समझते हैं। सबसे पहली चीज है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो बेटा कहां से आया? फोटो फोटोन से आया। फोटोन क्या है? लाइट का पार्टिकल है। तो फोटो रिसेप्टर्स कौन से चेंज को पकड़ते हैं? फोटो रिसेप्टर्स कौन से स्टिमुलाई को पकड़ते हैं? लाइट को। और फोटो रिसेप्टर कहां पे होंगे? लाइट को कौन पकड़ता है? कौन सा ऑर्गन? ये रिसेप्टर्स कहां पे होंगे? आईज में। तो रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन और स्टिमुलाई। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर्स किसको पकड़ते हैं? स्टिमुलाई, लाइट को। किस ऑर्गन में होते हैं? आईज में। दूसरा हमारा ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ऑल फैक्ट्री कहीं सुना है? केमिस्ट्री में, एसिड बेसिस सॉल्ट में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, मतलब कुछ स्मेल से रिलेटेड। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहां पे होंगे? नोज के अंदर। क्या स्टिमुलाई परसीव करेंगे? स्मेल का। नेक्स्ट थोड़ा याद करना पड़ेगा, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स किस ऑर्गन में होते हैं? टंग में। और कौन से स्टिमुलाई को हम रिसीव करते हैं? टेस्ट को। गस्टेटरी। ठीक है, गस्टेटरी, तो यहां से आपको कुछ ना कुछ टेस्ट जैसा सुनाई पड़ रहा है, गस्टेटरी तो कुछ टेस्टरी ऐसा सुनाई पड़ रहा है। तो टेस्ट को कौन परसीव करती है? टंग। अगला है फोनो रिसेप्टर्स। फोनो, फोनो मतलब कुछ साउंड वगैरह। फोनो कौन रिसीव करेगा? ईयर। तो ऑर्गन हो गया ईयर और हमारा जो स्टिमुलाई है वो हो गया साउंड। नेक्स्ट है बेटा मेरा थर्मो रिसेप्टर्स। अब थर्मो रिसेप्टर क्या होते हैं? हमारे स्किन में होते हैं, पूरे हाथ में, पैर में, पूरी बदन में, हर जगह स्किन में। थर्मो, थर्मो बेटा रिसेप्टर क्या करते हैं? हीट और कोल्ड को परसीव करते हैं। तो थर्मो रिसेप्टर कहां होते हैं? स्किन में। हीट और कोल्ड पूरी स्किन में होते हैं। यहां तुम्हें कोई गर्म चीज छुआ देता गर्म सा, यहां पे भी लगता है। पूरी स्किन में क्या है? थर्मो रिसेप्टर। स्किन में एक और रिसेप्टर होता है नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स क्या रिसीव करते हैं? दर्द। दर्द, क्या हुआ? पेन। किसने रिसीव किया? स्किन ने, क्योंकि इसके पास क्या है? नोसिसेप्टर्स। तो स्किन में नोसिसेप्टर्स क्या रिसीव करते हैं? पेन। सर मेरे दिल में भी नोसिसेप्टर्स, बड़ा दर्द होता है सर जब वो जाती है दिल में भी। सर नोसिसेप्टर तुम्हारी दुनिया में है, बायोलॉजी नहीं मानती। ठीक, समझ में आया? तो ये 6 सेंसरी रिसेप्टर्स हमें समझने हैं। फोटो रिसेप्टर्स किस ऑर्गन में? आई में। कौन सा? स्टिमुलस, लाइट। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर कौन से ऑर्गन में? नोज। कौन सा? स्टिमुलस, स्मेल। गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट, कहां पे? टंग। नेक्स्ट हो गया आपका फोनो रिसेप्टर्स, साउंड, ईयर। नेक्स्ट हो गया आपका थर्मल रिसेप्टर्स, कहां? स्किन में, हीट एंड कोल्ड। और लास्ट में आपका नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स क्या? दर्द, पेन, कहां? स्किन में। ठीक, नेक्स्ट है बेटा इफेक्टर। अब इफेक्टर क्या है बेटा? जो इफेक्ट लेके आए। मान लो किसी ने तुमको एक थप्पड़ मारा, नोसिसेप्टर्स, पेन हुआ, स्किन को, ब्रेन को सिग्नल गया कि भाई हमें मारा है। ब्रेन कहेगा तू भी पलट के मार। तुमने पलट के उसको मारा, ये क्या है? इफेक्ट है। ये क्या है? इफेक्ट। तो ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यू, ऐसे ग्लैंड, ऐसे मसल्स जो क्या करें? रिस्पॉन्स करें। जो रिस्पॉन्स करें उन्हें बोलते हैं इफेक्टर्स। मसल्स, टिश्यूज, ग्लैंड्स विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को रिसीव कौन करता है? रिसेप्टर। और रिस्पॉन्स कौन देता है? इफेक्टर। स्टिमुलाई को रिसीव कौन करता है? रिसेप्टर। रिस्पॉन्स कौन देता है? इफेक्टर्स। क्लियर? अब देखो सवाल भी आया हुआ है सीबीएसई 2025, 2024, 2023, 2020, 2018, ये या इसके एकदम सिमिलर सवाल। व्हाट इज मेंट बाय रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बॉडी? रिसेप्टर, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स विच रिसीव्स अ स्टिमुलाई। नेम एनी 4 टाइप ऑफ रिसेप्टर विद देयर लोकेशन। ये रहे रिसेप्टर्स और लोकेशन लिख लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा नर्व सेल्स या न्यूरॉन। अब एक बात समझो,
मान लो किसी रिसेप्टर ने कोई चीज रिसीव की, मान लो मेरे हाथ ने एक कप छुआ और हमें चाय गर्म लगी। चाय कैसी लगी? गर्म चाय है, कप छुआ चाय गर्म। तो ये सिग्नल मेरे ब्रेन में गया, ये सिग्नल मेरे ब्रेन में गया कि चाय गर्म है। अच्छा, अब ये सिग्नल जाता कैसे? बेटा सिग्नल जाता है जैसे घर में करंट कैसे आता है, वायर से आता है करंट। वैसे ही हमारे दिमाग में भी बहुत सारे तार, बहुत सारे वायर होते हैं जो सिग्नल लेके जाते हैं। अब जैसे यहां तारों के अंदर घर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है, और इन इलेक्ट्रिक इंपल्स को जो तार लेके जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नर्व्स बोलते हैं। सो सबसे पहली चीज, नर्व क्या होता है? नर्व इज अ बंडल ऑफ फाइबर्स। बहुत सारे फाइबर्स हैं, बहुत सारे तार हैं। नर्व क्या है? बहुत सारे तार, पूरी बॉडी में बहुत सारे तार हैं दैट कैरी सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन और बॉडी के अलग अलग पार्ट के बीच में सिग्नल लेके जाते हैं, पर यह सिग्नल इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स, या सिग्नल बोलो या इलेक्ट्रिक इंपल्स। नर्व समझ में आ गया क्या है? बहुत सारे तार हैं हमारी बॉडी के अंदर जो दिमाग से कनेक्टेड हैं, डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स के। दिमाग से कनेक्टेड बहुत सारे तार, जहां से मैसेज जाता है कि भाई ये कर दे, वो कर दे, जा प्रिया को प्रपोज कर दे, अच्छा पिट के आ गया, आप किसी को बताना नहीं। तो ये सारे मैसेज किससे जा रहे हैं? तारों से, और उन तार को हम बोलते हैं नर्व्स। और जो ये मैसेज है ये करंट नहीं, क्या है? इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में जाता है। अच्छा, अब नर्व्स किस चीज से बनी है? हमने पहला चैप्टर 9th में पढ़ा था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हर चीज किससे बनी है? सेल से। तो नर्व्स भी किसी सेल से बनी है। नर्व्स, ये जो तार हैं, ये किसी सेल से बने हैं, छोटे 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 सेल से। इनको बोलते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल। न्यूरॉन या नर्व सेल क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड सबसे छोटी यूनिट क्या है? न्यूरॉन या नर्व सेल। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट कोई पूछे तो क्या बोलना? नर्व सेल, या उसका नाम न्यूरॉन है। अच्छा, अब न्यूरॉन असल में इतनी छोटी होती नहीं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी भी न्यूरॉन है, ऐसी भी नर्व सेल हैं जो 1 मीटर जितनी लंबी है, बहुत लंबी लंबी, ऐसे लंबी लंबी सांप जैसी। लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है, पतली पतली लंबी लंबी, लॉन्गेस्ट होती है ये सेल्स। ठीक, अब ये कैसी दिखती है? ये कुछ ऐसी दिखती है बेटा। ऊपर इसका आपको इस तरह का मुंह दिखेगा, हेड दिखेगा, नीचे आपको इस तरह की कुछ पूंछ दिखेगी, और लास्ट में ऐसी कुछ रूट्स टाइप की दिखती है। इसको ध्यान से देख लो, बनाने को आता है। सबसे ऊपर आप देखो, आपको क्या दिख रहा है? कुछ ऐसा ऐसा हेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका। ठीक है, और इससे यहां पे आगे भी फुचड़ा 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 हेयर्स निकले हुए हैं। ठीक है, ये जो हेयर्स निकलते हैं एकदम लास्ट में, इनको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। ये शिकारी है। ये डेंड्राइट क्या है? ऐसे देखो हेयर लगे हैं, ऐसे हेयर। ये क्या करते हैं? ये शिकार करते हैं किसका? इलेक्ट्रिक इंपल्स का। सिग्नल कहां है? सिग्नल, सिग्नल कहां है? एंटीना। सिग्नल कहां है? सिग्नल, ये मिला, सिग्नल पकड़ लिया। पकड़ के सिग्नल को लेके आए यहां पे हेड के अंदर। इसको आप सेल बॉडी भी बोल सकते हो। सेल बॉडी क्यों बोला इस पार्ट को? क्योंकि न्यूक्लियस देखो सेल का इसी पार्ट के अंदर है। तो डेंड्राइट, ये ऊपर जो लगे डेंड्राइट पुचड़ा, इसने क्या किया? सिग्नल पकड़ा, कहां ले आए? सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी इस सिग्नल को या इलेक्ट्रिक इंपल्स को नीचे भेज देती है टेल की तरफ, कि लेके जाओ ये सिग्नल, आगे पास करो, जो सिग्नल है इसको आगे दो। टेल में ये जो सिग्नल आया, इस टेल को बेटा हम बोलते हैं एक्सॉन। टेल का मेन काम याद रखना, इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रेवल्स अलोंग द एक्सॉन। इलेक्ट्रिक इंपल्स इसके अलोंग ट्रेवल करती है। ये लंबा पार्ट है ना, ये छोटा सा पार्ट है, ये लंबा सा पार्ट है, तो इलेक्ट्रिक इंपल्स इसके अराउंड लंबा ट्रेवल कर रही है। आते 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 जब नीचे पहुंचे तो यहां पे आपको कुछ नीचे रूट्स जैसा दिख रहा है। ये क्या है बेटा? ये आपके नर्व सेल की, न्यूरॉन की एंडिंग है, यहां पे खत्म हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। अब बेटा इसके बाद क्या होगी? दूसरी सेल आएगी, एक सेल के बाद दूसरी सेल के बाद तीसरी, चौथी, और ऐसे मिलियंस ऑफ सेल मिलके क्या बनाएंगी? एक तार बनाएंगी। इस तार के अंदर बहुत सारी सेल है। अब इसको नर्व एंडिंग को, लास्ट वाले पार्ट को क्या करना होगा? सिग्नल को अगले नर्व सेल में भेजना होगा, नेक्स्ट वाले में, कि भाई सिग्नल यहां से यहां जाए। ये करने के लिए ये क्या करते हैं? कुछ केमिकल रिलीज कर देते हैं, कुछ केमिकल रिलीज कर देते हैं, क्योंकि बीच में गैप है, करंट तो जाएगा नहीं। गैप, तार बीच से अगर काट दूं तो क्या करंट इस तार से इस तार जाएगा? नहीं, तो यहां से तो गैप होगा, अगली सेल थोड़ी सी दूर, बहुत माइक्रोस्कोप पर थोड़ा सा तो दूर है, तो करंट तो जाएगा नहीं। तो ये क्या करते हैं? लास्ट में कुछ केमिकल रिलीज कर देते हैं। नर्व एंडिंग का काम, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कॉजेज रिलीज ऑफ केमिकल्स।
तो ये पूरी कहानी हो गई आपके न्यूरॉन की। क्या लिखा है? कैरीज मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स या सिग्नल्स। अब मान लो तुमको बनाने को बोल दे न्यूरॉन, तो देखो बहुत सिंपल है, टफ लगता है। देखो ऐसे करो जुई, ऐसे करो जुई, यहां से करो जुई, यहां से करो जुई, यहां से करो जुई, यहां से करो जुई, और ये निकल गई इसकी टेल। ठीक है, कैसे बताया मैंने? देखो ध्यान से देखो, ऐसे करो जुई, ऐसे करो जुई, इधर से करो जुई, इधर से करो जुई, फिर ऐसे लाओ जुई, पूरा ऐसे लाओ जुई, और ये निकल गई इसकी टेल। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा बेटा? टेल पे क्या बनेगी? यहां पे आपकी नर्व एंडिंग्स बन जाएगी। ये टेल, इसको हम क्या बोलते हैं? टेल को बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं। यहां पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ये पूरी क्या है? सेल बॉडी है। यहां से पुचरे 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 निकाल दो, ये क्या बन गए? डेंड्राइट्स बन गए। क्या बन गया? ये डेंड्राइट्स बन गए। क्या बन गया? डेंड्राइट्स बन गए। अच्छा, एक चीज और देखो, तुमने पीछे एक चीज देखी होगी कि इसके ऊपर कुछ कवरिंग लगी हुई थी। मैंने बताया नहीं, एनसीईआरटी भी नहीं बताती। ऐसे 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 देखो, ऐसे डिब्बे नहीं लगे हुए हैं, ये ऐसे 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 डिब्बे। ये यहां पे देखो, ये ऐसे डिब्बे पीले पीले रंग के, ये क्या होते हैं? ये कुछ न्यूरॉन पे होते हैं, कुछ पे नहीं। इनको बोलते हैं माइलिन शीट। ये क्या करते हैं? इंपल्स को लूज होने से बचाते हैं कि बाहर इंपल्स खो ना जाए, कहीं और ना चले जाए। प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ द एक्सॉन। ये सभी न्यूरॉन्स पे नहीं होते, कुछ कुछ न्यूरॉन पे होते हैं, एनसीईआरटीज की बात नहीं करती। माइलिन शीट, और जिन न्यूरॉन पे होते हैं उन न्यूरॉन्स को हम माइलिनेटेड न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर बनाने को आए तो बना ले जाओगे। क्लियर है एकदम? ये चीज कर ले जाओगे। इसमें क्या निकाल दो? यहां से ऐसे डेंड्राइट निकाल दो, यहां से ऐसे डेंड्राइट निकाल दो, ऐसे डेंड्राइट निकाल दो, यहां से नर्व एंडिंग्स निकाल दो। कर लोगे ये? बहुत बढ़िया। सीबीएसई 2019-2018 क्या बोल रहे हैं? ड्रॉ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल इट्स पार्ट। कर लेंगे भाई। ऊपर फुचड़े को डेंड्राइट बोल दिया। क्या करते हैं? कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन। फिर सेल बॉडी आ गई, फिर क्या आ गई? टेल, उसको क्या बोला? एक्सॉन। फिर क्या आ गई? नर्व एंडिंग आ गई, जो कि इलेक्ट्रिक इंपल्स को रिलीज ऑफ केमिकल। 3 पार्ट लेबल करने हैं। वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। इंफॉर्मेशन कहां एक्वायर होती है? इनमें, डेंड्राइट में। ए, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स, जिससे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करे। देखो यहां भी करती है, पर मैंने बोला सबसे लंबा पार्ट ये है। तो इससे इंफॉर्मेशन एक्सॉन से ट्रैवल करती है लाइक इलेक्ट्रिक इंपल्स। वेयर द इलेक्ट्रिक इंपल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल। कहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्स केमिकल में चेंज होती है? लास्ट में, नीचे, यानी नर्व एंडिंग हो गया आपका सी। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कहानी है जो अभी अपन पढ़ रहे थे कि एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाएगा। एक न्यूरॉन के बाद दूसरे न्यूरॉन के बीच में कुछ गैप है। अब ये सिग्नल यहां तक आया, यहां से यहां कैसे पहुंचेगा, ये हमें समझना है। बेटा मान लो कि ये एक तार है। अब ये तार किससे बना होगा? छोटी 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 बहुत सारी सेल से। ये एक नर्व है जो कि नर्व सेल से। इसमें भाई इलेक्ट्रिक इंपल्स आया, अब यहां से यहां कैसे कूदी मारे, ये हमें समझना है। ठीक है, अच्छा, पहली चीज समझो आप कि दो नर्व सेल्स के बीच में एक गैप दिख रहा है, हमेशा होगा। दो सेल्स के बीच में माइक्रोस्कोपिक छोटा सा गैप। ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप है दो न्यूरॉन्स या नर्व सेल के बीच का, इसको बोलते हैं साइनैप्स। बड़ा बढ़िया सा नाम है, साइनैप्स। व्हाट इज साइनैप्स? इट इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, या इट इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन के बीच का माइक्रोस्कोपिक गैप को क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि करंट या इलेक्ट्रिक इंपल्स यहां से यहां, सिग्नल इलेक्ट्रिक इंपल्स यहां से यहां कैसे आएगा? तो बेटा एक खेला होता है। खेला क्या होता है कि ये जो आपको लास्ट में एंडिंग दिख रही है ना, ये वाली, ये जो एंडिंग दिख रही है, इसमें ना लास्ट में ऐसे एक नॉब बन जाती है, इस तरह की साइनेप्टिक नॉब। ये जो फुचड़े दिख रहे हैं ऐसे गोल गोल हो जाते हैं लास्ट में आके। ये नर्व एंडिंग जो है आपकी, NE लिख देता हूं, नर्व एंडिंग, ये लास्ट में आके ऐसे गोल 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 कुछ ऐसी हो जाती है। ऐसे यहां पे ऐसे गोल गोल गोल। इसके अंदर कुछ केमिकल्स भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? केमिकल्स। अब ये कहता है भाई यहां से यहां करंट तो जाएगा नहीं, बीच से तार कटा हुआ है, तार कटा है तो करंट तो जाएगा नहीं। कहता है एक काम करते हैं, केमिकल रिलीज कर देते हैं। तो नर्व एंडिंग क्या करती है? कुछ केमिकल्स यहां पे रिलीज कर दिए, इसने कुछ केमिकल्स रिलीज कर दिए, ताकि ये केमिकल्स तो ट्रैवल कर जाएंगे। करंट तो नहीं ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स तो नहीं ट्रैवल करेगी, पर ये केमिकल्स तो ट्रैवल कर जाएंगे। सही बात है, केमिकल्स पहले न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट तक पहुंचे। अच्छा, पर इसको तो इंपल्स चाहिए, केमिकल का क्या करे? अच्छा,
अब क्या होता है, केमिकल्स इस डेंड्राइट के एकदम लास्ट वाले पार्ट पे, टिप पे पहुंचे। कहां पहुंचे? इस डेंड्राइट के टिप पे, एकदम लास्ट वाले पार्ट पे पहुंचे। केमिकल्स ने मिलके कुछ केमिकल रिएक्शन किया। केमिकल रिएक्शंस में अगर आप देखो तो कुछ आयंस होते हैं, सोडियम के आयन, पोटेशियम के आयंस, कैल्शियम के आयंस। तो यहां क्या हुआ बेटा, यहां पे आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। आयंस मूव किए। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? आयंस मूव करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, एक आयन अंदर घुसा, एक बाहर निकला, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का मूवमेंट। तो आयंस मूव किए बेटा, आयंस मूव किए तो कहीं पे आयंस ज्यादा, कहीं पे कम। अगर कहीं पे आयंस ज्यादा, कहीं पे कम, तो क्या मिल गया मुझे? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस मिल गया। और जहां होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वहां होता है करंट। तो बेटा आयंस के मूवमेंट से वापस क्या बन गई? इलेक्ट्रिक इंपल्स। कहां पे? डेंड्राइट की टिप पे इलेक्ट्रिक इंपल्स। फिर से सुनो, यहां पे आए नर्व एंडिंग पे, इसने कहा यार इलेक्ट्रिक इंपल्स आगे कैसे भेजे, बीच में तो गैप है, उस गैप को बोलते हैं साइनैप्स। इट इज द माइक्रोस्कोपिक गैप। इसने कहा एक काम करते हैं, केमिकल निकाल देते हैं। इसके लास्ट में से फुचड़ा फुचड़ा से गोल गोल सा होता है, यहां से केमिकल निकल जाता है। ये चीज एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती साइनेप्टिक नॉब, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बता दिया सिंपल से, ठीक। इसने क्या किया, नर्व एंडिंग ने केमिकल रिलीज किए। केमिकल तो ट्रैवल कर गए, केमिकल पहुंचे दूसरे न्यूरॉन, दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट के पास, और डेंड्राइट की भी टिप के पास। अब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो ये याद रखना, आयंस का मूवमेंट। आयंस के मूवमेंट से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक इंपल्स बना। ये अगर याद है तो ठीक है, वरना सिर्फ इतना लिख देना, आयंस के मूवमेंट से क्या हुआ? कहीं आयन ज्यादा, कहीं कम, क्या बहा? करंट, यानी इलेक्ट्रिक इंपल्स। इसकी डेंड्राइट के टिप को मिला, यहां से अंदर आया, सेल बॉडी को गया, सेल बॉडी से टेल, टेल को क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन में गया, फिर कहां पहुंचा? इसकी नर्व एंडिंग में पहुंचा। अब इसके बाद फिर गैप भाई, इसके बाद क्या होगा? फिर गैप हो जाएगा आगे। अब अगली न्यूरॉन होगी, तो ये क्या करेगी? इसकी नर्व एंडिंग क्या करेगी? इसकी नर्व एंडिंग भी, इसके पास भी क्या होगा? ऐसे नॉब टाइप का, इसमें क्या केमिकल भरे होंगे, तो क्या रिलीज कर दी? केमिकल। और ये केमिकल कौन पकड़ लेगा? आगे कोई डेंड्राइट होगा अगले न्यूरॉन का, और इस तरह से सिग्नल आगे ट्रैवल करता जाता है। क्लियर? यही बात सारी यहां पे लिखी है। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज साइनैप्स, या तो ऐसे बोलना, या द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट, या डेंड्राइट टिप भी बोल सकते हैं, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। अच्छा, अब एक बात पूछी जाती है कि भाई साइनैप्स का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनैप्स? साइनैप्स का मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनैप्स? तो बेटा साइनैप्स का फंक्शन है इलेक्ट्रिक इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना। कैसे करता है ये फंक्शन? ये रहा साइनैप्स, यानी माइक्रोस्कोपिक गैप। क्या करता है? पहले नर्व की एंडिंग क्या रिलीज करती है? केमिकल। वो केमिकल्स क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन। कहां पे? दूसरे नर्व की डेंड्राइट की टिप पे। यहां पे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन, आयंस का मूवमेंट, क्या बना? इलेक्ट्रिक इंपल्स। तो यही सारी कहानी यहां पे लिखी है। जो ये केमिकल्स रिलीज करते हैं, उन खास तरह के केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं। ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी, आप छोड़ भी सकते हो। ये जो केमिकल्स है, कोई खास तरह के केमिकल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्योंकि क्या कर रहे हैं? ये ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल को। ठीक, यहां पे देखो फ्लो चार्ट के फॉर्म में वही चीज लिखिए, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। केमिकल कलेक्टेड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप। यहां टिप पे क्या हुआ? केमिकल कलेक्ट हुआ। केमिकल रिएक्शन क्रिएट्स मूवमेंट ऑफ आयंस। क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ आयंस हुआ। आयन मूवमेंट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज में डिफरेंस हो गया। ये वाला भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक इंपल्स इज जनरेटेड एट डेंड्राइटिक टिप। कहां पे इंपल्स जनरेट हुई? डेंड्राइट की टिप पे, केमिकल रिएक्शन से, आयन के मूवमेंट से। फिर क्या हुआ? इंपल्स ट्रैवल। फिर क्या होगा? एक बार इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट हो गई तो वो डेंड्राइट में जाएगी, फिर सेल बॉडी में जाएगी, फिर टेल यानी एक्सॉन में जाएगी, फिर कहां पहुंचेगी? नर्व एंडिंग। क्या हुआ? Impulse travel from dendrite to cell body, impulse travel through the axon, reaches the nerve endings, release of chemicals at the synapse। यहां से फिर क्या हुआ? केमिकल्स रिलीज हो गए। बोलो मस्त समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। सवाल सीबीएसई 2025, 2019, 2018, ये या इसके सिमिलर सवाल। इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, क्या रास्ता होता है इंपल्स का? अगर मैं सोचूं, मैं यहां पे न्यूरॉन बनाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं यूं ऐसे न्यूरॉन बनाऊं तो सबसे पहले इंपल्स कहां पहुंचती है? डेंड्राइट पे। डेंड्राइट से कहां जाती है? सेल बॉडी पे। वहां से कहां जाती है? एक्सॉन पे। वहां से कहां जाती है? नर्व एंडिंग पे। तो यही ऑर्डर होगा, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई 2025, 2019, 2015, व्हाट इज अ साइनैप्स? आ गया, साइनैप्स इज द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। इनके बीच का
काम है। हाउ इज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएटेड इन अ नर्व सेल, इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे क्रिएट होती है, क्या होता है भाई, डेंड्राइट के पास में क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन, आयंस का मूवमेंट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होते हैं। इन अ न्यूरॉन एन इलेक्ट्रिक इंपल्स इज क्रिएटेड बाय द डिफरेंस इन पोटेंशियल क्रिएटेड बाय, ये याद रखना, मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। व्हाट इज द रोल ऑफ साइनैप्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, साइनैप्स का क्या रोल है, साइनैप्स का एक ही काम है क्या, इंपल्स को ट्रांसमिट करना, जंप कराना फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। कैसे करता है, वही सारी कहानी लिखी है कि केमिकल्स रिलीज करता है वगैरह वगैरह। एट साइनैप्स द इलेक्ट्रिक इंपल्स कॉजेज द रिलीज ऑफ केमिकल्स neurotransmitters from the nerve ending of one neuron. These chemicals cross the synaptic gap, उस गैप को क्रॉस, इस गैप को क्रॉस करते हैं, फिर क्या होता है, and reach dendritic tip of next neuron generating new electric impulse। बोलो मस्त समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से सिग्नल आगे जाता जाता है। चलो अच्छा, अब है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब एक बात सुनो, मान लो मेरे हाथ ने एक ठंडे कप का चाय पकड़ा, क्या पकड़ा, ठंडे कप का चाय, मेरे हाथ ने ठंडे कप का चाय क्या पकड़ा हमने, कोल्ड टी, कोल्ड टी। अब स्टिमुलस क्या है यहां पे, स्टिमुलस हो गया कोल्ड टी, और किसने रिसीव किया, हाथ ने, तो हाथ क्या हो गया, रिसेप्टर। अच्छा, अब ये सिग्नल मेरे दिमाग को जाना होगा कि भाई चाय ठंडी है, पीनी है कि नहीं पीनी है, डिसाइड करो। अब जिन तारों के थ्रू, जिन वायर्स के थ्रू, जिन नर्व सेल्स के थ्रू ये सिग्नल मेरे दिमाग पे जाता है, इसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या हुआ, स्टिमुलस क्या था, कोल्ड टी, किसने पकड़ा, रिसेप्टर ने, रिसेप्टर से मेरे ब्रेन पे, और सिर्फ ब्रेन पे नहीं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जिन तारों के थ्रू ये सिग्नल जाता है उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये जो तार है, मैंने यहां से पकड़ा, ये जो सिग्नल लेके गए हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, इन तार को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, ब्रेन को पता चला, स्पाइनल कॉर्ड को पता चला, सबसे पहले कहां पहुंचे, स्पाइनल कॉर्ड पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन से कहा, भाई ठंडी चाय है, क्या करना है, पहले स्पाइनल कॉर्ड, पहले सिग्नल कहां जाता है भाई, कोई भी फाइल होगी पहले कहां जाएगी, होम मिनिस्टर साहब के पास, कि देख लीजिए फाइल है, होम मिनिस्टर, अच्छा रुको पूछ के आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, हाँ बताइए ब्रेन साहब ठंडी चाय है बता रहे हैं। ब्रेन ने कहा ठंडी चाय क्या होती है, अच्छा हाँ ठंडी चाय तो नहीं पी जाती। ब्रेन के पास बहुत इंफॉर्मेशन है, सोचा उसने, हाँ ठंडी चाय नहीं पी जाती, एक काम करो स्पाइनल कॉर्ड उनको बोल दो कप छोड़ दे, ठंडी चाय नहीं पी। स्पाइनल कॉर्ड ने कहा ठीक है। अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस इंफॉर्मेशन आनी है, वापस किसके पास आएगी, इसी हाथ के पास, पर इस बार हाथ रिसेप्टर नहीं होगा, इस बार रिएक्शन देने जा रहा है, इफेक्टर बन गया। तो जो तार, वायर, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेके, कहां आए, इफेक्टर के पास, उन तारों को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। कहां पे आए हम, रिस्पॉन्स लेके इफेक्टर के पास। क्या रिस्पॉन्स है, कप छोड़ दे, लीव इट, मत पियो, लीव इट। ये पूरी कहानी हुई। अच्छा, तो दो तरह की न्यूरॉन हमें समझ में आई, एक जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाए, सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरी जो इंपल्स या इंफॉर्मेशन लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां जाए, इफेक्टर के पास जाए, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स, मसल और ग्लैंड हो सकते हैं इफेक्टर। समझ में आ गया। सेंसरी जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके सीएनएस पे आए, मोटर जो सीएनएस से इंफॉर्मेशन या इंपल्स लेके कहां जाए, इफेक्टर के पास। एक तीसरी है रिले न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स, नाम ही ऐसा है, इंटर मतलब बीच वाली। अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहां पे भी कुछ तार होते हैं। ये जो तार यहां पे होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को, इन बीच वाले तार को हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स, बीच के न्यूरॉन्स, या रिले न्यूरॉन्स। रिले की रेस देखिए, एक इंसान ऐसे हाथ में लेके आता है, दूसरे को देता है, दूसरा लेके जाता है दूसरे को, तो ये पास करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा रिले न्यूरॉन्स। ये वाली जो बीच में आपको दिख रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ये क्या है, रिले न्यूरॉन्स। कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, रिले या इंटर न्यूरॉन्स। तो ये पूरा कहानी समझ में आया। क्या है कहानी, फिर से समझते हैं। सबसे पहले मैंने हाथ लगाया किस पे, ठंडी चाय पे। ठंडी क्या हो गया, स्टिमुलस। हाथ क्या हो गया, रिसेप्टर, जिसने रिसीव किया ठंडा। अब ये सिग्नल, ये इंपल्स कहां जाना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। कौन लेके जाएगा,
सेंसरी न्यूरॉन्स। पहले कहां पहुंचा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन से कहा कि भाई चाय ठंडी क्या करना है। ब्रेन ने कहा एक काम करो, उसको ड्रॉप कर दो। तो वापस इंफॉर्मेशन यहां से गई ब्रेन पे, ब्रेन ने कहा ड्रॉप कर दो। स्पाइनल कॉर्ड ने अब वो इंफॉर्मेशन किसके पास भेजी? फिर से उसी हाथ के पास, पर इस बार ये हाथ क्या बन गया? इफेक्टर। सेम ऑर्गन रिसेप्टर इफेक्टर बन सकता है। अब जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ जाएगी, वो जिन तार से जाएगी उसे क्या बोलेंगे? मोटर न्यूरॉन्स। जिन न्यूरॉन से गई उसे क्या बोला? मोटर न्यूरॉन। वापस आने वाली मोटर न्यूरॉन्स। और यहां पे जो बीच में तारे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन्स। यहां इफेक्टर पे गए, अब इफेक्टर क्या करेगा बेटा? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? छोड़ दे भाई, ठंडी चाय नहीं पीनी। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या है बेटा? ध्यान सुनो, इसको एनएमजे भी बोलते हैं प्यार से, एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अच्छा, अब ये देखो यहां पे जो ये मोटर न्यूरॉन आई और जाके आपके इफेक्टर से जाके चिपक गई। ये जो मोटर न्यूरॉन का एंड है और जहां पे जाके ये इफेक्टर को सिग्नल देती है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ में आ रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या निकली? मोटर न्यूरॉन। कहां गई? इफेक्टर्स के पास। यहां पे जहां आके मोटर न्यूरॉन इफेक्टर को एकदम टच करती है, जस्ट टच करती है, इसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल। ये क्या है बेटा? एक मोटर न्यूरॉन है, ये हमारी एक मोटर न्यूरॉन है। कहां से आ रही होगी? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ट्रैवल कर रही होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां पे आई? किसी मसल के पास आई, और ये उसका एक्सॉन और ये उसकी नर्व एंडिंग। फाइनली इसकी नर्व एंडिंग बेटा जहां पे आके मसल्स को, टिश्यू को, जहां पे आके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सही बात बताएं तो एनसीईआरटी बोलती है कि असल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होता, जस्ट टच होता है। एनसीईआरटी बोलती है यहां पे भी एक साइनैप्स होता है, गैप होता है। एक्चुअली आके मोटर न्यूरॉन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेके आ रही हैं, ये न्यूरॉन्स की जो लास्ट की नर्व एंडिंग है, ये आया यहां से सिग्नल, चाय छोड़ दे, कब छोड़ दे। यहां पे जब टच किया ना इसने लास्ट में इफेक्टर मसल को, तो एक छोटा सा गैप होता है यहां पे भी, और यहां पे भी वही साइनैप्स वाली कहानी होती है। बट आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जस्ट टचेस, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ डू मसल्स मूव। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कॉन्सेप्ट देखोगे आपको कई लोग नहीं पढ़ाते, और ये पूछता भी है बोर्ड में, हाउ डू मसल्स मूव। ये मूव कैसे कर रहे हैं? ये हाथ ऐसे क्यों चल रहा है? क्या है अंदर? सब ब्रेन ने कहा मैं समझ रहा हूं, बट वो क्या चीज है जो चल रहा है? ह्यूमन क्या है? हमारे अंदर केमिकल्स हैं। कुछ तो ऐसा केमिकल्स में हुआ होगा कि मैं अपने हाथ ऐसे हिला पाता हूं, पैर ऐसे रख पाता हूं, मैं यूं ऐसे डांस कर पाता हूं। कुछ तो होगा मेरे अंदर। क्या? एनिमल्स और इंसान भी एनिमल है। हमारे अंदर एक स्पेशलाइज्ड तरह का प्रोटीन होता है, जिसको जब इलेक्ट्रिक इंपल्स मिलती है तो ये प्रोटीन्स अपना शेप चेंज करते हैं। हमारे हाथ के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं। इनको जब इलेक्ट्रिक इंपल्स ब्रेन ने दी कि भाई कब छोड़ दे, तो इन प्रोटीन्स ने अंदर अपना शेप ऐसे चेंज किया कि मेरा हाथ ऐसे खुलने लग गया। ये सब कितनी तेजी से होता है? ये जो तुमने इतना तिहड़ में पढ़ा, ये तो तुरंत होता है ना, कब ठंडा छोड़ दिया, माइक्रो सेकंड्स में होते हैं सब चीजें। तो बहुत फास्ट है बेटा, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट है। इट्स वेरी वेरी फास्ट। उसके एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी, बट बहुत फास्ट है। तो बेटा हमारे मसल्स में, हमारे इफेक्टर्स में, हमारे मसल्स के अंदर क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जो अपना शेप बदलते रहते हैं। और जब वो अपना शेप बदलते हैं तो मसल्स को भी मूव करना पड़ता है। और अपना शेप वो कब बदलते हैं? जब कोई इलेक्ट्रिक इंपल्स आके उनसे कहती है एक काम करो, मुट्ठी को टाइट करो, तो प्रोटीन्स अंदर कुछ ऐसा शेप लेने लगेंगे, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स की मुट्ठी टाइट, कह रहे हैं छोड़ दो कप को, छोड़ दे। ठीक है? मसल सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स दैट चेंजेस देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिक इंपल्स। समझ में आ गया क्या होते हैं हमारे पास? स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। ये प्लांट्स के पास नहीं होता, ये सिर्फ एनिमल्स के पास होता है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। प्लांट्स के पास ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स नहीं। हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जो अपना शेप चेंज करते हैं। और क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि उनसे इलेक्ट्रिक इंपल्स ने ऐसा कहा, जिसकी वजह से हमारे मसल्स मूव करते हैं। तो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स चेंज देयर शेप, ये याद रखना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के एक्शंस होते हैं। ठीक है, यहां पे 3 लिखे, तीसरा वाला अभी छोड़ दो। 2 तरह के एक्शन, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री एक्शन ऐसा जो आप सोच समझ के खुद से करते हो, जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कहीं बैठ जाऊं,
मैं गाना गाने लगूं, मैं बोलना स्टार्ट कर दूं, मैं मारना स्टार्ट कर दूं, तो ये जितने भी फंक्शन है, वॉकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जंपिंग, ये सारे कैसे एक्शन है? वॉलेंट्री एक्शन है, सोच समझ से किए हुए एक्शन। जब चाहूं करूं, जब चाहूं रुक जाऊं, नहीं बोलूंगा, चुप हो गया है। तो बेटा ये क्या है? कंट्रोल्ड बाय योर विल है, आपकी विल से आप कंट्रोल कर सकते हो इसको। जब करना है करें, जब करना है नहीं करें। थिंकिंग इन्वॉल्व है, आप सोचते हो, समझते हो, मैं बहुत बेसुरा गाता हूं, नहीं गाना चाहिए, सोच सकते हो। आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन कहता है कि हाँ भाई गाना चाहता है, सिग्नल भेज दो, गाने दो इसको। जैसे वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, टॉकिंग, एक्सेट्रा, जंपिंग, वंपिंग, रनिंग, सारी चीजें। ठीक। दूसरे हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री जो आप चाहो ना चाहो अपने आप होगा, जैसे आपके दिल का धड़कना। अब मैं ऐसे सोचूं मेरे दिल का धड़कना बंद हो जाए, दिमाग मेरे दिल का धड़कना बंद कर दे, दिमाग दिल का धड़कना, नहीं, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। सो दीज आर अनकंट्रोल्ड बाय योर विल। आप अपने दिल का धड़कना नहीं बंद कर सकते, ब्लड की पंपिंग बंद कर, मैं मरना चाहता, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनवॉलेंट्री है, आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है बेटा, इसमें कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, आप सोच के कुछ नहीं कर सकते। जब हमने पहले चैप्टर में बायो पढ़ा था, जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, फूड पाइप का, ईसोफेगस का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो खाने को नीचे ले जाता है। मैं अभी कुछ खाऊं और सोचूं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना हो, नहीं होना चाहिए, वो होगा, क्योंकि इनवॉलेंट्री है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोई थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। ब्रेन इन्वॉल्व है, ब्रेन तो लगा, हार्ट को लगातार ब्रेन अंदर अंदर बॉन्डिंग करके भाई हम लोग आपस में काम करेंगे, इस इंसान की नहीं सुनना है। ब्रेन इज स्टिल इन्वॉल्व बट थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। एग्जांपल क्या हो गया? ब्लड पंपिंग बाय हार्ट, पेरिस्टालसिस, है ना, डाइजेशन। डाइजेशन, अब तुम खाना बहुत सारा खा लो और सोचो जल्दी से डाइजेस्ट हो जा, मैं सोच रहा हूं ब्रेन जल्दी से डाइजेस्ट, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, इट्स इनवॉलेंट्री, वो अपनी स्पीड पे ही डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन, ब्लड पंपिंग बाय हार्ट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं, ये इनवॉलेंट्री एक्शन हो गए। ठीक है, वॉलेंट्री जिसको कंट्रोल कर सके, दौड़ना, भागना, चलना, बैठना, बात करना, कंट्रोल कर सकता हूं। इनवॉलेंट्री जिसको कंट्रोल ना कर सके, दिल का धड़कना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, खाना का पचना, आई कैन नॉट कंट्रोल इट, अपनी स्पीड पे होगा, अपने आप होगा, इसमें कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं, पर ब्रेन दोनों में इन्वॉल्व है। अच्छा, तीसरे खास तरह के एक्शन जिसपे एग्जाम में सवाल आता है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बेटा हमेशा नहीं होता, पहली चीज तो कभी कभी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बढ़िया एकदम बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, अचानक से सामने से कुछ धूल आई, आंख अपने आप बंद हो गई। क्या आपने ये सोचा कि मुझे आंख बंद करनी चाहिए, धूल आ रही? कुछ नहीं सोचा बेटा, कुछ नहीं सोचा, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, आपने कुछ नहीं सोचा, इसके अंदर अपने आप हो जाता है। ये भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, पर ये बहुत तेज होता है, सडन है, क्विक है। डाइजेशन क्या सज रहे हैं, आराम से हो रहा है, ये वाले इनवॉलेंट्री एक्शन आराम से हो रहे हैं, दिल का धड़कना आराम से हो रहा है। पर ये रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शन जो सडन हो, क्विक हो और आपको किसी खतरे से बचाने के लिए हो, हमेशा नहीं होगा। आपको किसी ने कस के ऐसे मुक्का मारा, आपको ऐसे दिखा, ऐसे हट गए आप, क्या आपने सोचा? क्या आपने दिमाग को सिग्नल भेजा कि भाई मुक्का आ रहा है, क्या करना? दिमाग ने सोचा मुक्का आ रहा है तो हट, कुछ नहीं बेटा, क्योंकि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं है, डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं, ना इसमें आप सोचते हो, ना इसमें आपका दिमाग इन्वॉल्व होता है। स्पाइनल कॉर्ड अकेले ये खेल करता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड होम मिनिस्टर अकेले संभालता है, कहता है अभी अर्जेंट है, फाइल ऊपर ले जाने का समय नहीं, यही मैं ही एक्शन लूंगा। तो ये सडन क्विक इनवॉलेंट्री एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे एग्जाम्पल और है, विड्रॉइंग अ हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। मान लो आपने कोई चीज गर्म तवा छुआ, गर्म तवा छूते ही हाथ ऐसे हटाते हैं, क्या सोचने का समय कि हटाना नहीं, अपने आप हो जाता है, सडन क्विक, अपने आप, इनवॉलेंट्री, आपका कंट्रोल इस पे भी नहीं है, इट इज अनकंट्रोल्ड बाय विल, आप सोच नहीं रहे हो, अपने आप ये चीज हो जाती है, अनकंट्रोल्ड बाय विल है, इनवॉलेंट्री, सडन क्विक। अगला एग्जांपल, ब्लिंकिंग व्हेन समथिंग कम्स क्लोज टू द आई। स्नीजिंग बेटा, धूल झाड़ की जगह में गए, नाक में धूल घुसी, क्या हुआ? आपको बचाया डेंजर से, जितने पार्टिकल अंदर घुस गए थे छींक के बाहर निकाल दिए। क्या आप कंट्रोल करते हो कि भाई अब छींकना चाहिए? नहीं, अपने आप छींक दिया। तो स्नीजिंग, withdrawing a hand from a hot object, blinking when something comes close to the eye, these are involuntary action which happens quickly, suddenly to save you from danger. These are called reflex action. They are not controlled by brain, not directly controlled, no thinking is involved, they are done by spinal cord. यही है reflex actions या reflex movements जो होती हैं। A reflex action is a sudden, quick and involuntary, sudden, quick, involuntary movement in which thinking is not involved. Reflex actions are controlled by spinal cord, अकेला spinal cord, home minister अकेला कंट्रोल करता है। It helps protect the body by producing a quick reaction, बॉडी को बचाता है, क्विक रिएक्शन, खतरे से बचाने के लिए। कैसा है? सडन, क्विक, इनवॉलेंट्री, थिंकिंग इज
नॉट इन्वॉल्व, ब्रेन इज डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व, कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। एक एग्जांपल देखते हैं और इसको ध्यान से देखना, यहां से सवाल आता है। मान लो एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, टिंग डिंग डिंग डिंग, पागल है नहीं तो खुद से बना चाय। वापस बह जाते ना तुरंत, काश काश कोई गरम चाय की प्याली, अरे खुद से बना भाई, चाय चाय बनाना आता है कि नहीं? हाँ सर बहुत गंदी बनाते हैं हम चाय, मैं अच्छी बनाता हूँ। बोर्ड में अच्छे नंबर लाना, चाय पिलाऊंगा तुमको खुद से अपने घर में बढ़िया। जो 100 नंबर लेके आया इस बार बोर्ड में साइंस में, मतलब बोर्ड में जो इस बार रैंक 1 लेके आया, उसको घर पे चाय पिलाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। रैंक 1 को मैं अपने हाथ से बना के चाय पिलाऊंगा। चल यार तू कम भी लाएगा तो भी पिला दूंगा, प्यारा है तू। हाँ वापस आ। अब मान गर्म चाय है, तो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या हो गया? हॉट टी हमारी स्टिमुलाई हो गया। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसका, जूम इन। हाँ, हॉट टी हमारी स्टिमुलाई हो गई। रिसेप्टर्स हमारे हैंड हो गए, है ना, या हैंड के ऑर्गन्स हो गए, या हमारी स्किन हो गई, है ना। क्या है यहाँ पे? थर्मल रिसेप्टर्स। अब ये सिग्नल लेके गए सेंट्रल, भाई गरम चाय, ब्रेन को बताना पड़ेगा गरम चाय, तो कौन चली? सेंसरी न्यूरॉन चली, कहां? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज आया, बहुत गरम चाय छू ली है, क्या करें? स्पाइनल कॉर्ड ने कहा, ए भाई मैटर बड़ा है, ऊपर फाइल ले जाएंगे, बहुत समय लगेगा, वो ब्रेन तो सोचेगा, समझेगा, कहेगा पहले क्या हुआ था, हम ही यहाँ पे डिसीजन ले लेते हैं। तो होम मिनिस्टर खुद ही डिसीजन, ये तुरंत क्या यहां से वापस क्या भेज दिया? मोटर न्यूरॉन। इसने वापस इंपल्स भेज दी, कहां पे? आपके हाथ के पास। इस बार हाथ क्या बन गया? इफेक्टर। और आपने इस बार रिस्पॉन्स क्या दे दिया? कि लीव इट, छोड़ भाई, बहुत गर्म चाय, इसको छोड़ दे। ये बहुत क्विकली होता है, ऐसे मैंने इतनी देर में बताया, ऐसे थोड़ी ऐसे गर्म चाय छुई, इसमें ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ। क्या हुआ? आपने गर्म चाय छुई, गर्म चाय, हॉट टी क्या है? स्टिमुलाई। किसने पकड़ी? आपके हाथ ने। हाथ क्या बन गए? रिसेप्टर्स, मतलब ये सेल्स, रिसेप्टर। कहां पहुंचा? सेंसरी न्यूरॉन लेके पहुंचा, कहां पहुंचा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड। क्या स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास जाएगा? नहीं, समय नहीं है, जल्दी एक्शन, बचाना है इसको। स्पाइनल कॉर्ड ने खुद ही डिसीजन ले लिया, खुद ही डिसीजन लेके वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेज दिया कि भाई छोड़ दे। सिग्नल कहां पहुंचा? इफेक्टर मसल्स, इस बार फिर हाथी है, और इफेक्टर ने रिस्पॉन्स क्या दिया? लीव इट। और ये जो बीच में बेटा यहां पे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं? याद है, बोल, इंटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स। इसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, पर स्पाइनल कॉर्ड एक अच्छा होम मिनिस्टर है, उसका मालिक वो प्राइम मिनिस्टर ब्रेन, तो कहता है हमने कर दिया है, अब उसको बता तो देते हैं कि हमने। आप नहीं करते हो कभी? पापा नहीं होते हैं घर के अंदर, बल्ब फ्यूज हुआ, आपने नया बल्ब लगा दिया, शाम को वेट करते ऐसी पापा है, पापा आज हमने ना नया बल्ब लगाया खुद से चढ़ के। तो स्पाइनल कॉर्ड भी ऐसे ही है बेटा, उसको तारीफ सुननी। वो क्या करता है? सारा काम खुद से कर देता है, फिर ब्रेन को कहता है जाने हो आज क्या हुआ था, गरम कब छूलीस था, हम बचाए, स्टोर कर लो मेमोरी में। ब्रेन कहता है वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया, मैं मेमोरी में स्टोर कर लेता हूं, अगली बार कुछ ऐसा होगा तो डिसीजन लेने के लिए मैं रेडी रहूंगा। तो एक मेमोरी पैकेट ब्रेन को भेज देता है कि ऐसा कुछ हुआ था, इसको याद रखना। इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्रेन डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व बट इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि एक मेमोरी चली जाती है ब्रेन को। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्लेक्स एक्शन का रास्ता क्या है, पाथ क्या है, तो सबसे पहले क्या आएगी? स्टिमुलाई के बाद रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन के बाद स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहीं रिले न्यूरॉन्स भी, इसके बाद मोटर न्यूरॉन के बाद इफेक्टर के बाद रिस्पॉन्स। ब्रेन नहीं दिख रहा रास्ते में, तो बेटा रास्ता छोटा हो गया, एक्शन जल्दी हो गया, ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड हो गई। इसी रास्ते को बेटा हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? वो रास्ता, रिफ्लेक्स आर्क क्या है? वो रास्ता जिसपे इंपल्स चलती है रिफ्लेक्स एक्शन के वक्त, पाथ फॉलोड बाय नर्व इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के वक्त जो रास्ता हम चुनते हैं उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यहां पे देखो एनसीईआरटी का डायग्राम, वही चीज है, सिंपल। क्या है? गरम तवा छू लिया, तो यहां पे स्टिमुलाई क्या हो गया? हीट या पेन, दोनों ही हो गए भाई, गरम है तो दर्द भी तो हो सकता है। हाथ आपके क्या हो गए? रिसेप्टर हो गए। क्या चली? सेंसरी न्यूरॉन चली, कहां गई? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसको दिया? स्पाइनल कॉर्ड ने एक्शन लेके किसको भेज दिया? मोटर न्यूरॉन। चले, कहां पहुंच गए? इफेक्टर मसल्स, यही इफेक्टर है इस बार। इसने क्या किया? रिस्पॉन्स किया, और रिस्पॉन्स क्या है? कि कप को छोड़ दे, लीव इट। ये हो गया आपका रिस्पॉन्स। और यहीं पे देखो अंदर जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखोगे तो रिले न्यूरॉन भी अंदर इन्वॉल्व होंगी, ब्रेन इन्वॉल्व
नहीं होगा। इस पूरे रास्ते को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क का रास्ता अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख भी सकता हूं। सबसे पहले क्या आएगा? स्टिमुलस आएगा, जैसे यहां पे हीट है। इसके बाद रिसेप्टर आएंगे, यहां पे थर्मो रिसेप्टर है, वैसे तो रिसेप्टर आएगा, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन कहां जाएंगी? स्पाइनल कॉर्ड, और उसके अंदर रिले न्यूरॉन्स भी या इंटर न्यूरॉन। उसके बाद मोटर न्यूरॉन कहां जाएगी? इफेक्टर के पास, मसल। फिर उससे आ देगी रिस्पॉन्स। तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्स आर्क। अब कई बार एग्जाम में पूछता है कि रिफ्लेक्स आर्क का फायदा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्स आर्क? क्यों एफिशिएंट है रिफ्लेक्स आर्क? 3 फायदे याद रखने, वैसे तो एक ही फायदा, उसी को 3 पॉइंट में लिखेंगे तो नंबर ज्यादा मिलते हैं, ये सब तो आपको आता ही होगा। रिफ्लेक्स आर्क का फायदा क्या? पहला, ब्रेन को साइड कर दिया, सोचना समझना नहीं है, ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो सोचेगा समझेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेन पूरी तरह से हटा दी। दे स्किप द ब्रेन्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, ब्रेन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग को साइड कर दिया, पहला एडवांटेज। दूसरा, इंस्टेंटली होता है, अलाउज एन इंस्टेंट रिएक्शन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से एक इंस्टेंट रिएक्शन हो जाता है। तीसरा, reduces the time of response, reduces response time significantly, जल्दी से हो जाता है। 3 एडवांटेज याद रखना। पहला, ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है, रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन है ही नहीं, ब्रेन तो इसमें कहीं पार्ट है ही नहीं। हाँ, ब्रेन को क्या करते हैं? एक मैसेज भेज देते हैं कि भाई ये हुआ था, शाम को पापा घर आए, पापा हमने आज ना बल्ब सही किया है पापा, हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, मैसेज भेजा, पर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं। तो एक तो ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म, ब्रेन डिसीजन में नहीं है। दूसरा क्या है? इंस्टेंट रिस्पॉन्स है। तीसरा क्या है? रिड्यूसेस दी टाइम ऑफ रिस्पॉन्स। अच्छा, एक सीबीएसई 2024 में सवाल पूछा था और पूछता भी है कि रिफ्लेक्स आर्क का इवोल्यूशन क्यों हुआ एनिमल्स में? हम एनिमल्स हैं, जो हमारी पहले जो रिफ्लेक्स आर्क हुआ करती थी ऐसे नहीं थी, धीमे धीमे इवॉल्व की टाइम के साथ, क्योंकि ह्यूमंस भी तो धीमे धीमे ही बने हैं ना, पहले तो बंदर थे, जैसे जैसे जो भी है, डार्विन की थ्योरी। तो रिफ्लेक्स आर्क का इवॉल्वमेंट हुआ हमारे एनिमल्स के अंदर, क्यों? हमें खतरे से बचाने के लिए, ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए, टाइम को रिड्यूस, यही आंसर है सेम, टाइम को रिड्यूस करने के लिए। इसी के लिए हमारी रिफ्लेक्स आर्क समय के साथ इवॉल्व हो गई। पहले ऐसी कोई रिफ्लेक्स आर्क नहीं थी, धीमे 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 इवॉल्व हो रही है ताकि हम डेंजर से बच जाएं, धीमे धीमे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वही 3 पॉइंट लिखना है, क्यों रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व हुई, यही 3 पॉइंट है। रिस्पॉन्स किसको देना है? हार्मफुल स्टिमुलाई को। सर्वाइवल एडवांटेज मिल जाएगा, स्किप्स द ब्रेन्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग। तो इसमें सर्वाइवल एडवांटेज जरूर याद रखना, ये जरूर लिख देना। भाई हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? बचना, जिंदा रहना, तभी तो आगे जिंदगी चलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदा रहना। तो सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है जैसे जैसे हमारी रिफ्लेक्स आर्क धीमे धीमे मॉडिफाई हो रही है। तो ये पूछता है रिफ्लेक्स आर्क्स आर इवॉल्व्ड इन एनिमल्स, इवॉल्व कर गई है एनिमल्स के अंदर, क्यों? ताकि उन्हें हार्मफुल चीजों से बचा सके। सर्वाइवल एडवांटेज दे, कैसे देगी? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेन कम किया, इंस्टेंट रिएक्शन दिया, रिड्यूसेस रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, देखो सिमिलर सवाल आया हुआ है सीबीएसई 2024 का, बहुत सिंपल है कि रवि ने एक्सीडेंटली हॉट पैन टच कर लिया, अब रैपिड रिस्पॉन्स दिया, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? तो क्या होगा? सबसे पहले स्टिमुलस, हीट, फिर थर्मो रिसेप्टर्स, मसल्स होंगे, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड जिसमें इंटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर क्या होंगे? इफेक्टर, फिर क्या होगा? रिस्पॉन्स। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, सडन, क्विक, इनवॉलेंटरी। डिफाइन रिफ्लेक्स, सडन, क्विक, इनवॉलेंटरी रिएक्शन टू सेव यू फ्रॉम एनी हार्मफुल सिचुएशन। इनवॉलेंटरी रिएक्शन है, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। सिंपल, अ रिफ्लेक्स और इट हैपेंस ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड, बस इतनी बात लिखनी है। A reflection is a sudden, quick and involuntary movement in which thinking is not involved. Reflex action are controlled by spinal cord. It helps protect the body by producing a quick response. Explain why reflex arc considered more efficient. Reflex arc क्यों more efficient है? वही 3 पॉइंट लिख देना कि ब्रेन की कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग कम, इंस्टेंट रिएक्शन, रिड्यूसेस रिस्पॉन्स टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट, ब्रेन। कंट्रोल सेंटर, ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर। एग्जाम में कोई पूछ ले कि कंट्रोल सेंटर कौन है, तो कंट्रोल सेंटर कौन है? ब्रेन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? ब्रेन। अब हमें ब्रेन को अच्छे से पढ़ना है और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट के फंक्शन पढ़ने हैं। हमारे ब्रेन के अगर डिवाइड करें तो मेजर 3 पोर्शन है। एक को बोलते हैं फोर ब्रेन, ये सबसे आगे वाला फोर ब्रेन, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, दिस एरिया इज कॉल्ड फोर ब्रेन। ये जो पूरा एरिया है, दिस एरिया इज योर फोर ब्रेन, दिस होल इज योर फोर ब्रेन। सबसे आगे वाला ये क्या है? फोर ब्रेन जो दिखाई पड़ रहा है आपको। फोर ब्रेन के बाद आता है बीच का दिमाग, जिसको सिंपली क्या बोल देंगे? मिड ब्रेन। ये रहा मिड ब्रेन, इस वाली जगह को बोलते हैं मिड ब्रेन। ये हो गया हमारा मिड ब्रेन। और एक आपका आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड मतलब पीछे, तो सबसे पीछे वाले पार्ट को हाइंड ब्रेन। तो सबसे ऊपर सबसे आगे फोर ब्रेन, बीच में क्या है? मिड ब्रेन, लास्ट में क्या है?
हाइंड ब्रेन, और लास्ट वाले हाइंड ब्रेन से कौन कनेक्ट हो जाएगा? पूंछ, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। जो मैं एक्शन दिखा रहा हूं एग्जैक्ट नहीं होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मोटा मोटा समझना है, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या है? फोर ब्रेन, फोर मतलब आगे, उसके बाद मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद लास्ट में ये वाला जो आपको दिख रहा है पूरा, ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है, दिस इज योर हाइंड ब्रेन, यानी पीछे का ब्रेन, ठीक है। अब अलग अलग पार्ट के फंक्शन समझने। सबसे पहली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर ब्रेन, ठीक। तो फोर ब्रेन हमारा आगे वाला हिस्सा। बेटा ये समझ लो, आप जितनी भी चीजें सोच समझ के करते हो सब फोर ब्रेन करता है। जितनी भी चीजें, थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग करते हैं ना, क्या? फोर ब्रेन, आगे वाले ब्रेन को यूज कर रहे हैं। स्पीकिंग, डिसीजन मेकिंग, वॉकिंग, डांसिंग, जितने भी वॉलेंट्री एक्शन आप करते हो सब आपका फोर ब्रेन कराता है। तो फोर ब्रेन का पार्ट, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, थिंकिंग पार्ट, डिसीजन मेकिंग, इंटरप्रिटेशन, सब कौन करता है? फोर ब्रेन। कंसिस्ट मेनली ऑफ सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। एक्चुअली इसमें तीन होते हैं, एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती। सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। एनसीईआरटी दो ही बताती है, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस नहीं देते तो हम भी नहीं पढ़ते, एग्जाम में आता भी नहीं, ठीक है। सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस, ठीक। सेरिब्रम क्या है बेटा? बॉडी का मेन थिंकिंग पार्ट है। कहां है सेरिब्रम? ये वाला एरिया, इस एरिया को बोलते हैं सेरिब्रम। एग्जैक्ट बेटा कोई लोकेशन आप नहीं मार्क करना एग्जाम में, क्योंकि बेटा ये बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपका पार्ट आप कह सकते हो क्या है? आपका फोर ब्रेन का ये पार्ट क्या है? सेरिब्रम। दिस पार्ट इज सेरिब्रम, ठीक है। अच्छा, फोर ब्रेन जो है सबसे बड़ा पार्ट भी है सारे ब्रेन में, दिख भी रहा है। सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फोर ब्रेन। ये बात नहीं लिखी है, लिख लो आप। मान लो एग्जाम में पूछ ले लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का, तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का कौन सा है? फोर ब्रेन होता है, ठीक है। अच्छा, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस है इसके अंदर। ये रहा सेरिब्रम। सेरिब्रम के मेन फंक्शंस क्या हैं? जितने आप पढ़ रहे हो सब सेरिब्रम के ही पढ़ रहे हो, कि आपने सोचा, आपने इंटरप्रिटेशन किया, आप चले, आपने बोला, आपने लड़ाई की, आपने वॉक किया, आपने मारा, आपने जो भी किया बेटा, ये सारी चीजें। तो हियरिंग, सुनना, मेमोरी, रीजनिंग, स्पीच, इमोशंस, इंटरप्रिटेशन। रोना इमोशंस लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है? सेरिब्रम। सोचते हैं तभी तो इमोशन आता है। अरे छोड़ के चली गई, अरे यार रोना नहीं आ रहा हो, कोई सैड सॉन्ग सुनते ही करते हैं आजकल लड़के, सैड सॉन्ग कान में लगा के, लंबी जुदाई, आए रोना आ गया। सेरिब्रम लेके आ रहा है। ऑल वॉलेंट्री एक्शंस कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम या फोर ब्रेन। दूसरा पार्ट कौन सा है इसका? एक सेरिब्रम है, एक हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेटा यहां पे होता है। फोर ब्रेन का कुछ पार्ट इस जगह पे भी रहता है, यहां पे देख लिया आपने, कहां पे? ये पार्ट क्या है मेरा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कुछ थर्मस जैसा लग रहा है सुनने में। थर्मस में क्या होता है? पानी और गर्म खाना। तो ये क्या करता है? हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस का कोई फंक्शन पूछे तो क्या बताओगे? हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करना। थर्मस, हाइपोथैलेमस से दिमाग में क्या आया? थर्मस। और थर्मस फ्लास्क में क्या होता है? गर्म चाय, पानी और खाने का सामान। तो कंट्रोल्स थर्स्ट एंड हंगर। दूसरा बेटा हाइपोथैलेमस का बड़ा फंक्शन आप समझोगे जब आप वो दूसरे वाले सिस्टम में आओगे। याद है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल दो सिस्टम था, एक पूरा नर्वस पढ़ रहे हो, एक वो एंडोक्राइन वाला। ये कुछ हार्मोन का खेल भी करता है। हाइपोथैलेमस वहां पे इंपॉर्टेंट होगा जब हार्मोन्स की बात करें, वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां क्या करता है? भूख प्यास को कंट्रोल करता है। तो ये हो गया मेरा फोर ब्रेन, जो सबसे बड़ा पार्ट है। सोचना, समझना, चलना, बोलना, सुनना, सिंगिंग, इन सारी चीजों को कंट्रोल, रीजनिंग को कंट्रोल करेगा सेरिब्रम। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा? सिर्फ खाना और पीने को कंट्रोल करना, हंगर एंड थर्स्ट। अच्छा, दूसरा पार्ट है मेरा मिड ब्रेन। ये रहा छोटा सा मिड ब्रेन। जितना छोटा उतना ही उसका काम। मिड ब्रेन का काम सिंपल है, फोर ब्रेन और पीछे वाले हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करना, बस यही काम है। मिड ब्रेन का कोई क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता है। तो मिड ब्रेन का काम क्या है? कनेक्ट्स फोर एंड हाइंड ब्रेन। एक और चीज लिखी हुई है, क्या लिखा है? कंट्रोल सम इनवॉलेंट्री फंक्शन। देखो ध्यान से सुनो, जितने वॉलेंट्री फंक्शन है वो फोर ब्रेन करेगा, जितने इनवॉलेंट्री जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है वो हाइंड ब्रेन करता है। जितने चीजों पे आपका कंट्रोल बाय विल है फोर ब्रेन, जिसपे कंट्रोल नहीं है हाइंड ब्रेन। पूरी तरह से करेक्ट नहीं, मैं जो भी बोलूंगा बेटा वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये हम 10th क्लास के हिसाब से समझ रहे हैं, ठीक है? पूरी तरह से करेक्ट नहीं, बट आपके एग्जाम में सही। तो आप याद रखना, कभी भी वॉलेंट्री एक्शंस की बात करें तो फोर ब्रेन आंसर आएगा, इनवॉलेंट्री एक्शन की तो हाइंड ब्रेन आएगा। और मिड ब्रेन क्या करता है? दोनों को कनेक्ट करता है और कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ हाइंड ब्रेन। ये जो कुछ कंट्रोल सम इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये विथ हाइंड ब्रेन दोनों मिलके करते हैं, अकेले ये भी नहीं कर पाते, ठीक है? तो इनका फंक्शन सिर्फ एक ही याद रखना, कनेक्ट्स फोर एंड हाइंड ब्रेन। अब हम आ गए हाइंड ब्रेन, यानी पीछे वाले ब्रेन पे हम आ गए, लास्ट वाले पार्ट पे आ गए, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन बेटा तीन चीजों में डिवाइडेड है, तीन चीजों में डिवाइडेड। सबसे पहले आपको ये पार्ट दिख रहा है फूला हुआ सा, ये पार्ट दिख रहा है फूला सा,
ये फूला हुआ पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले ये फूला हुआ पार्ट बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम? इस फूले हुए पार्ट को बोलते हैं पॉन्स। इसके बाद आपको नीचे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेडुला। इसके बाद आपको यहां पे एक गोभी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिख रही है ये गोभी दिख रही है। इस गोभी को बेटा हम बोलते हैं सेरिबेलम। तीन चीजें इसके अंदर, पीएमसी, पॉन्स, अच्छी ये क्या सेलेक्ट हो गया, तीन चीजें हैं इसके अंदर, क्या क्या? पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। हाइंड ब्रेन में तीन चीजें हैं, क्या क्या है? पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। अभी तीनों के फंक्शन समझेंगे। पॉन्स कहां? ये ऊपर वाले पॉन्स हो गए आपके। पॉन्स कहां है आपके? ये ऊपर वाले हो गए पॉन्स। यहां पे जो उभरा हुआ सा दिख रहा है, दिस एरिया इज पॉन्स, दिस इज मेडुला एंड दिस इज सेरिबेलम। सबसे पहले पॉन्स को समझते हैं बेटा। पॉन्स क्या करते हैं? पॉन्स क्या करते हैं? पॉन्स क्या चीज करते हैं? ये पॉन्स क्या करते हैं? पॉन्स रेगुलेट्स ब्रीदिंग एंड स्लीप साइकिल। दो चीज रेगुलेट करते हैं, एक आपका सांस लेने को रेगुलेट करना, दूसरा आपके सोने के पैटर्न को रेगुलेट करना। दोनों कैसे फंक्शन है? इनवॉलेंट्री। तो रेगुलेट रेट ऑफ ब्रीदिंग एंड स्लीप साइकिल। अच्छा, दूसरा है मेडुला। अब मेडुला क्या क्या कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री फंक्शन सारे। मेडुला कहां है? ये वाला पार्ट, ये पार्ट है मेडुला। मेडुला क्या करता है? देखो कैसे याद रखो, मेडुला से मेदू वड़ा याद आएगा। मेदू वड़ा खाने की चीज देख के मुंह में आता है पानी, यानी सलाइवेशन। तो मेडुला क्या कंट्रोल करता है? सलाइवेशन। अब आप जब मेदू वड़ा खाओगे, इतना कोलेस्ट्रॉल खाओगे, क्या होगा? हार्ट बीट में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट। मेडुला कंट्रोल करता है, गलत बोला था, हार्ट बीट। अच्छा, अब हार्ट बीट ऐसे कंट्रोल हुई या बढ़ी तो क्या होगा? ब्लड फ्लो चेंज होगा। तो ये कंट्रोल करता है आपका ब्लड फ्लो। अच्छा, अब इतना ज्यादा मेदू वड़ा खा लिया तो उल्टी आ जाएगी, तो क्या होगी? वोमिटिंग। चारों फंक्शंस आप देखो, कहानी से याद रखना। मेडुला, मेदू वड़ा, सबसे पहले क्या हुआ? देख के मुंह में पानी, सलाइवेशन। दूसरा, खाते ही क्या बढ़ गई? हार्ट बीट बढ़ी तो क्या हुआ? ब्लड फ्लो। फिर क्या हुआ? बहुत ज्यादा खा लिया, वोमिटिंग। ये चारों चीजें देखो इनवॉलेंट्री है। मुंह में पानी आना इनवॉलेंट्री अपने आप, उल्टी होना, वोमिटिंग इनवॉलेंट्री। आप चाहते हो थोड़ी, अपने आप हो जाती है, फोर्स करके कई लोग कर लेते हैं, बट जनरली तो इनवॉलेंट्री है। आपकी हार्ट बीट इनवॉलेंट्री, आपका ब्लड पंप होना इनवॉलेंट्री। सारे फंक्शन कौन करता है? मेडुला। कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, सलाइवेशन एंड वोमिटिंग। लास्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम, ये जो गोभी दिख रही है, ये जो लास्ट में आपको गोभी जैसा दिख रहा है, ये भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम। इसमें एक वर्ड दिख रहा है बेल, बेल से आएगा बैलेंस। इसका काम होता है बीपी स्क्वायर। सेरिबेलम का काम क्या है? बीपी स्क्वायर। बैलेंस बना के रखना। साइकिल चला रहे हैं, बैलेंस बनाओ। स्कूटर चला रहे हैं, बैलेंस बनाओ। बाइक चला रहे हैं, बैलेंस बनाओ। दौड़ रहे हैं, बैलेंस बनाओ। प्रिसीजन से काम करना, पी, प्रिसीजन से काम करना। प्रिसीजन मतलब, मान लो हमने कहा हमें वो पेंसिल उठानी है, दिमाग ने सोचा पेंसिल उठानी है, किस पार्ट ने सोचा? सेरिब्रम। सेरिब्रम ये वाला पार्ट, सेरिब्रम, फोर ब्रेन। सोचने का काम ये करता है। इसने कहा पेंसिल उठानी, सेरिब्रम ने कहा पेंसिल उठानी। अब हम पेंसिल उठा ही नहीं पा रहे, ऐसे पकड़, पेंसिल पकड़ में नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि प्रिसीजन नहीं। प्रिसीजन कौन लेके आता है? सेरिबेलम की पेंसिल एकदम तमीज से उठाएंगे। अच्छा, एक हो गया बैलेंस, एक हो गया प्रिसीजन, एक है पोस्चर मेंटेन करके रखना। भाई चल रहे हैं तो ऐसे भी तो चल सकते हैं। चलने का डिसीजन किसने लिया? फोर ब्रेन ने, सेरिब्रम ने लिया। चल रहा है, वैसे चल रहा है। सेरिबेलम क्या करेगा? आपको यूं सीधा पोस्चर में लेके आएगा। तो बीपी स्क्वायर, बैलेंस मेंटेन, सेरिबेल, बेल से आ गया बैलेंस, बीपी स्क्वायर, बैलेंस मेंटेन करना, पोस्चर मेंटेन करना और प्रिसीजन से काम करना, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अ पेंसिल वगैरह वगैरह। तो बेटा ये सारे फंक्शन हो गए आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट के। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सारे वॉलंटरी एक्शन, थिंकिंग, विंकिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, सिंगिंग, स्पीच, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इंटरप्रिटेशन वगैरह वगैरह। कौन कर रहा है? सेरिब्रम यहां पे। इसके बाद फोर ब्रेन में एक चीज और है, हाइपोथैलेमस। थैलेमस से थर्मस, थर्मस यानी खाना पीना, यानी कि कंट्रोल्स हंगर एंड थ्रस्ट। बाकी हाइपोथैलेमस का काम उधर हार्मोन वगैरह में है। इसके बाद आया मिड ब्रेन, जो कि कनेक्ट करता है फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन को। हाइंड ब्रेन सारे इनवॉलंटरी फंक्शन, तीन पार्ट है, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। पॉन्स पीएमसी, पॉन, मेडुला, सेरिबेलम। इसको पीसीएम से याद रखो तो याद रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। ऊपर जो घूमा ये पॉन्स, ये क्या है आपका? मेडुला। और ये जो गोभी है सेरिबेलम। पॉन्स का काम क्या है? रेट ऑफ ब्रीदिंग और स्लीप साइकिल। मेडुला, मेदू वड़ा से क्या क्या? सलाइवेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सारी चीजें। और लास्ट में सेरिबेलम, बेल से बैलेंस और बीपी स्क्वायर, पोस्चर एंड प्रिसिशन। याद हो गई सारी चीज? चलो भाई, अब एक चीज है कि हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड कैसे है, ये एग्जाम में सवाल पूछता है। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड है? तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले ब्रेन प्रोटेक्टेड है, अगल बगल क्या है? हड्डी है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रेनियम।
क्रेनियम, जिस हड्डी से ब्रेन प्रोटेक्टेड है, इस पूरे स्कल के पार्ट, स्कल तो पूरा ये हो गया, स्कल में तो आप सामने वाला मुंह भी आ गया, स्कल का ये वाला पार्ट जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ये वाला पार्ट जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, स्कल के इस पार्ट को, स्कल के इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। तो पहले तो एक बोनी बॉक्स है, क्रेनियम को कई बार बोनी बॉक्स भी बोल देता है, तो एक बोनी बॉक्स है, किस चीज का? बोनी बॉक्स ऑफ स्कल, उसको क्या बोलते हैं हम? क्रेनियम। तो हड्डियां प्रोटेक्ट करती हैं, कोई तुमको मारेगा तो हड्डी पे लगेगी। इसके बाद अंदर 3 मेम्ब्रेन्स की भी लेयर होती है, इसको बोलते हैं मेनिंजेस। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है वैसे, पर फिर भी मैंने लिख दिया। फिर क्या है? 3 मेम्ब्रेन्स की लेयर है इसके अंदर। जब आप देखोगे तो यहां पे आपको 3 मेम्ब्रेन की लेयर दिखेगी, 1 2 3। ये देखो, इसी को जूम किया, जूम किया, जूम किया, 1 2 3। तो 3 लेयर है मेम्ब्रेन की, मेनिंजेस है ना, 3 मेम्ब्रेन लेयर मेनिंजेस। और तीसरी चीज क्या है? इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। याद रखना, सीएसएफ, सीएसएफ के जवान, जवान क्या करते हैं? हमें बचाते हैं, सीएसएफ के जवान। तो सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये क्या करता है बेटा? मान लो किसी चीज में पानी भरा हुआ है या फ्लूइड भरा है, किसी बलून में फ्लूइड भरा है, उसको आप ऐसे मारोगे तो क्या होगा? सारा शॉक फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी पे ऐसे शॉक लगेगा और ऐसे ऐसे आते आते थोड़ा सा आपके ब्रेन को लगेगा, तो शॉक रिड्यूस कर देते हैं। तो क्या करते हैं? टू एब्जॉर्ब एनी शॉक। यहां देखो ध्यान से, सबसे बाहर क्या है? क्रेनियम है, उसके अंदर ये जो आपको नीला नीला पानी दिख रहा है, ये क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। और ये जो नीला नीला पानी दिख रहा है, इसी को अगर आप जूम कर दो तो ये देखो, ये है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये फ्लूइड है। इसके अगल बगल 3 लेयर हैं, एक ऊपर, 2 ऊपर और एक नीचे, इसको बोलते हैं 3 लेयर्स। ये क्या है? आपकी 3 मेम्ब्रेन्स मेनिंजेस। ठीक है, क्लियर है? तो 3 चीजें याद रखना। एक तो क्या है? क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? क्रेनियम कैसे याद रहेगा? क्रेनियल नर्व्स याद है, किससे निकलती थी? ब्रेन से। तो क्रेनियम क्या है आपका? पार्ट ऑफ योर स्कल, चेहरा हटा के पार्ट ऑफ स्कल, बोनी बॉक्स। एक तो ये, दूसरा क्या बचाएंगे? 3 मेम्ब्रेन्स हैं, मेनिंजेस। तीसरी चीज क्या है? एक फ्लूइड भरा हुआ है बलून के अंदर, ऐसे बलून है उसके अंदर फ्लूइड भरा है, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर मैं बात करूं स्पाइनल कॉर्ड को कौन कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड को सबसे पहले तो हड्डियां, कौन सी हड्डी के अंदर होता है? बताया था, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, किसके अंदर कैग्ड है? ये देखो साइड से क्या दिख रही है आपको? हड्डियां दिख रही है, तो ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। इस हॉलो ट्यूब के अंदर है अपना स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले तो कौन बचा रहा है? वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन। दूसरा, इसके अंदर भी बेटा वही 3 लेयर हैं, 3 मेम्ब्रेन लेयर, जिसको मेनिंजेस बोला। तीसरी चीज, इसके अंदर भी वही फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, टू एब्जॉर्ब एनी शॉक। तो ये तीनों चीजें याद रखना। 2023-2020 एक्सप्लेन हाउ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम शॉक्स एंड इंजरीज। तो ये 3 पॉइंट लिख देंगे। ब्रेन के अंदर क्रेनियम आता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वर्टिब्रल कॉलम, बाकी दोनों चीजें सेम है, 3 मेम्ब्रेन मेनिंजेस, 3 मेम्ब्रेन मेनिंजेस। वहां पे भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यहां भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एनी शॉक। नेक्स्ट बेटा, एक चीज समझो, अगर आप अपने दिमाग को, भेजे को लो और बीच से ऐसे काट दो, ये भेजे को लिया और बीच से इसे काट दिया, और जब काट के आप लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, ब्रेन क्या है? स्फीयर जैसा है ना, स्फीयर के आधे को बोलते हैं हेमी, हेमी मतलब आधा, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर को जब आप ध्यान से देखोगे तो उन दोनों को जोड़ने वाले कुछ टिश्यूज होते हैं, कुछ नर्व्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, बस इतना ही बताना था, सिंपल। आपने अपने ब्रेन को बीच से काटा, तो यहां पे देखो, ये आपको कुछ टिश्यूज दिख रहे होंगे, कुछ नर्व्स दिख रही हैं, ये कुछ टिश्यूज हैं या नर्व्स हैं। इन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। द राइट हेमिस्फीयर, आधा स्फीयर, एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन आर कनेक्टेड बाय बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। सीबीएसई 2025 का सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरल एक्शन कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लेबल्ड एक्स इन द फिगर बिलो। पॉज करके इसका आंसर बताओ, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो कर लोगे, नहीं हो रहा है तो पीछे जाके ब्रेन के डायग्राम को अच्छे से पहले रिवाइज करो, सारे फंक्शन को रटो। तुम्हें कसम देनी पड़ेगी, तुम्हें कसम है उसकी जिसको स्कूल में रोज देखती हो, देखते हो, अगर ना करो तो वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को मिल जाए। जाओ याद करके आओ। हाँ, कर लिया? पॉज करके कमेंट करेगा तब मैं आगे बढ़ेगा। कर लिया? चल, कह रहा है कि जो एक्स है, ये जो एक्स पार्ट है, इसका कौन सा ये फंक्शन नहीं है? जरा मैं ध्यान से देखूं तो ये मुझे नीचे वाले ब्रेन का पार्ट लग रहा है, हाइंड ब्रेन। यहां पे होता था पॉन्स, इसके नीचे होता था मेडुला। मेडुला सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, और मैं याद करूं 4 ही फंक्शन थे, सलाइवेशन, फिर वोमिटिंग, और क्या था? हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर। तो सलाइवेशन ठीक है, वोमिटिंग ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है। हंगर, हंगर कौन करता था? हंगर और थर्स्ट, थर्मस, हाइपोथैलेमस। तो ये गलत हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2025, 2024, 2023, 2020 मल्टीपल टाइम ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स लेके उनके फंक्शन पूछता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल
विच पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन? थिंकिंग, तो सोचना कौन करता है? फोर ब्रेन, तो सेरिब्रम लिख सकते हो, सेरिब्रम, ब्रैकेट में चाहो तो फोर ब्रेन भी लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पिकिंग अप अ पेंसिल, पिकिंग अप अ पेंसिल प्रिसीजन का काम, प्रिसीजन का काम कौन कर रहा था? सेरिबेलम, सेरिबेलम, इसका काम याद है? बीपी स्क्वायर, बैलेंस, प्रिसीजन एंड पोस्चर। कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, ये क्या है? इनवॉलेंटरी फंक्शन। ब्लड प्रेशर कौन था? मेड्यूला, कौन करेगा? मेड्यूला। कंट्रोलिंग हंगर, हंगर वाला काम, हंगर और थर्स्ट किसके पास थी? हाइपोथैलेमस। अरे भाई नीचे ऑप्शंस थे, तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस, तो ये चार ऑप्शन, ये चार हो गए। पहला वाला सही है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। देखो मेडुला को मेडुला ऑब्लैंगेंटा भी कहते हैं, तो ये भी इसका नाम है, टेंशन मत लेना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीबीएसई 2023-2020 क्या पूछ रहा है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, वही ब्रेन के फंक्शंस पूछ रहा है, डिफरेंट पार्ट के। मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, तो बीपी स्क्वायर, ये कौन है? हाइपोथैलेमस हो गया, सॉरी ये कौन हो गया? सेरिबेलम हो गया, वेरी सॉरी, बैलेंस सेरिबेलम नीचे लिखा होगा यार, हाँ ठीक है। कंट्रोलिंग हार्ट बीट, हार्ट बीट कौन करता है? मेडुला। फिर क्या है? इनेबल थिंकिंग, थिंकिंग कौन करता है? सेरिब्रम, फोर ब्रेन। फिर रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, ये कौन है? मेडुला ऑब्लैंगेटा। नेक्स्ट आ गया एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमने शुरुआत में देखा था कि कोऑर्डिनेशन दो तरह से होता है, एक पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, वो सब पढ़ लिया। दूसरा क्या था? एंडोक्राइन सिस्टम, जो कुछ हार्मोन्स, केमिकल्स निकालता था। तो अब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें इतना समझने वाला नहीं है, खास करके आपको यहां पे याद ही करना होता है, ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स निकालते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। किसको? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जो हार्मोन्स निकालते हैं। अब सवाल आता है सर ग्लैंड क्या होता है? याद करो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, डाइजेशन के वक्त आपने पढ़ा था कि माउथ में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि क्या निकालते हैं? सलाइवा। तो बेटा ऐसे टिश्यूज, ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गन जो कोई सब्सटेंस निकालें, उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स क्या निकालते हैं? सलाइवा। जैसे पेट के अंदर याद है क्या था? गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालता था? गैस्ट्रिक जूस निकालता था। तो बेटा ऐसे ऑर्गन, सेल्स या टिश्यू जो कोई सब्सटेंस को प्रोड्यूस करे, किसी सब्सटेंस को रिलीज करे, उनको बोलते हैं ग्लैंड्स। अब सारे ग्लैंड्स हार्मोन्स नहीं निकालते, जो ग्लैंड्स हार्मोन्स निकालते हैं उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। नेटवर्क ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस हार्मोन्स। अब बात आई कि हार्मोन्स क्या होते हैं। बेटा जैसे हमने अभी पढ़ा ना, इलेक्ट्रिक इंपल्स से सिग्नल जा रहा था, मैसेज जा रहा था, वैसे ही मैसेज भेजने का एक दूसरा तरीका है, केमिकल मेथड, हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? कुछ केमिकल्स हैं जो मैसेज लेके बॉडी में इधर उधर जाते हैं, और कहां से आते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से आते हैं। हार्मोन्स का एक टर्म याद रखना, हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैसेंजर मॉलिक्यूल, मैसेज लेके ग्लैंड से बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अब हमें कुछ ग्लैंड्स पढ़ने हैं। अब ध्यान से देखो यहां पे दो डायग्राम क्यों है? क्योंकि भाई मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होंगे, बाकी ग्लैंड्स क्या होंगे? सेम होंगे, सिर्फ रिप्रोडक्टिव वाला में हमें अलग अलग देखना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं ऊपर से, एक एक साथ, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे याद भी करते जाना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे होता है? हमारे ब्रेन में होता है। ब्रेन में कहां होता है? जस्ट एट द बॉटम ऑफ हाइपोथैलेमस। कहां पे होता है? कहां पे होता है ये कहां पे होता है? बॉटम ऑफ हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कई बार मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जैसे हमें मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे बहुत से हार्मोन्स निकालता है जो बाकी ग्लैंड्स को जाके बोलते हैं, तुम भी हार्मोन निकालो, तुम भी हार्मोन निकालो। तो ये क्या है? बाकी ग्लैंड्स का मास्टर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ऐसे हार्मोन्स निकालता है जो बाकी ग्लैंड्स को भी बोलते हैं कि तुम भी हार्मोन निकालो। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन निकाल रहा है तो काम क्या होगा? ग्रोथ कराना, डेवलपमेंट कराना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन। काम क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। आपकी क्लास में एक बच्चा या एक लड़की ऐसी होगी जो बहुत लंबा होगा, आप कहते हैं जिराफ जैसा लंबा है, क्या हुआ? बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन अंदर आ गए। तो जब एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन आ जाता है, इसको हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म, कि जायंट जैसा दिखने लगा, लंबा चौड़ा,
और डिफिशियंसी हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, मान लो किसी को ग्रोथ हार्मोन नहीं मिले, तो आपका ऐसा एक दोस्त होगा, कमेंट में उसका नाम बताना, जिसकी हाइट नहीं बढ़ पाई रही है, छोटा रह गया, तो हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। उसको वो नहीं हुआ है, भगवान ना करे, मतलब ऐसा, और करे भी तो ठीक है, एवरीवन इज फाइन, ठीक है। तो ड्वार्फिज्म क्या है, जब डिफिशियंसी हो जाए ग्रोथ हार्मोन की। जाइजेंटिज्म जब एक्सेस हो जाए, तो डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्वार्फिज्म, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन जाइजेंटिज्म। तो पहला हमारा हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, कहां पे था, हमारे बॉटम ऑफ हाइपोथैलेमस। अगला ग्लैंड जो हमें देखना है बेटा, वो है हमारा थायराइड ग्लैंड, ये रहा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहां पे, नेक पे दिखाई पड़ रहा है, हमारे वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे। वॉइस बॉक्स को हम लैरिंग्स भी बोलते हैं, तो ये कहां पे होता है, बिलो लैरिंग्स इन द फ्रंट ऑफ द नेक। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा निकालता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है, याद करो पिछले चैप्टर में डाइजेशन के लास्ट में 3 चीजें बनी थी, याद है, एफसीपी, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एफसीपी। तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ एफसीपी, यानी फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म किसका रेगुलेट कर रहा है, एफसीपी का। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, थायराइड ग्लैंड क्या निकालता है, थायरॉक्सिन। पर थायरॉक्सिन को बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को चाहिए होता है आयोडीन। आयोडीन मिलेगा तभी थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा। कई बार आयोडीन की डिफिशियंसी रह जाती है। आयोडीन कैसे मिलता है, खाने में मिलता है, एक केमिकल है, सॉल्ट्स में मिलता है। कई बार आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, डिफिशियंसी हो गई तो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब ऐसा होता है तो बेटा एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है नेक में। अब अगर आपको ग्वाइटर से बचना है तो क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए। आयोडीन होगा तो थायरॉक्सिन निकलेगा। तो आयोडीन कैसे मिलेगा, खाने में मिलेगा। आप ऐसा नमक लो जिसमें आयोडीन हो, तो यही बात यहां लिखी है। आयोडीन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, आयोडीन की जरूरत होगी। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गाइटर। सिम्टम क्या है ग्वाइटर के, सोलन नेक। प्रिकॉशन क्या है, आयोडाइज सॉल्ट इन डाइट। डाइट में आप आयोडाइज नमक खाओ जिसमें आयोडीन हो, तो आयोडीन मिलेगा, थायरॉक्सिन बनेगा, थायरॉक्सिन बनेगा तो ग्वाइटर नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा जो हमें ग्लैंड पढ़ना है दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, ये रहे पैनक्रियाज, सॉरी वेरी सॉरी, ये रहा पैनक्रियाज, वेरी सॉरी, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, पैनक्रियाटिक जूस निकालता था, ग्लैंड तो है, पर तब इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते थे क्योंकि हार्मोन नहीं था पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज एक हार्मोन भी निकालता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। पैनक्रियाज कहां पे है बेटा, इस जगह पे, आपको कहां पे, इन दी अपर एब्डोमेन बिहाइंड दी स्टमक। लोकेशन याद रखना, पूछ लेता है बोर्ड में। इन दी अपर एब्डोमेन बिहाइंड दी स्टमक क्या मिलता है, पैनक्रियाज। ये दिख रहा है अजीब सा शेप, ये हो गया पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बेटा पैनक्रियाटिक जूस निकालता है जो कि हार्मोन नहीं है। यहां पे क्या निकाला, इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम थोड़ा बहुत शायद आपको पता होगा। इंसुलिन क्या करता है, हमारी ब्लड में अगर शुगर ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, तो उसको कम कर देता है। लोअर दी ब्लड शुगर, लोअर दी ग्लूकोज इन दी ब्लड, ठीक है, ये इंसुलिन का काम होता है। कई लोग को आपने देखा भी होगा कि उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता। अब जिनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता उनका ब्लड शुगर हाई हो जाता है, उनको हम बोलते हैं क्या है, डायबिटीज। कहते नहीं भाई तुम मीठा मत खाओ तुम्हें डायबिटीज है, अरे अरे दादी आप मीठा मत खाओ आपको डायबिटीज है। डायबिटीज है मतलब अब पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया या कम कर दिया है, तो ब्लड के शुगर को कम नहीं कर पा रहे, ब्लड में मीठा ज्यादा है और मीठा नहीं खाना चाहिए। तो अगर इंसुलिन नहीं बनता है तो एक डिजीज हो जाती है, कौन सी, डायबिटीज, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन से क्या होती है, डायबिटीज। और इंसुलिन का काम क्या है, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स। आपने खाना खाया, खाने में ग्लूकोज था, शुगर थी, अचानक से ब्लड के अंदर शुगर बढ़ा तो पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन निकाल देता है जो कि ब्लड शुगर को कम कर देता है। जिनकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है कि इंसुलिन नहीं बन रहा है वो क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। देखा होगा डायबिटीज के पेशेंट क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लिया, ब्लड में शुगर लेवल हाई था, इंसुलिन गया, उसने शुगर को डाउन कर दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा हम लोग देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्लैंड आने वाला है, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। ये कहां पे होता है, किडनी के जस्ट ऊपर, ये रहा। और ध्यान से देखो एड्रिनल ग्लैंड्स लिखा है बेटा, ये पेयर में होते हैं, ग्लैंड्स पेयर में। कहां होता है, अबव दी किडनीज है, लोकेशन याद रखना कहां पे है, अबव दी किडनीज। एड्रिनल ग्लैंड, नाम सुनते ही कुछ याद आ रहा है, कई बार सुना भी होगा कि एड्रिनल रश हो रहा है हमें, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, एड्रिनालिन हार्मोन या एड्रिनल हार्मोन बोल दो, मेरा प्रोनाउंसिएशन निकलता नहीं है कुछ कुछ वर्ड्स का। एड्रिनालिन हार्मोन या एड्रिनल हार्मोन सीक्रेट्स एड्रिनालिन, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं।
ये बेटा सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में निकालता है हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन। देखा हो, कहते नहीं एड्रेनालिन का रश हो गया हमें, हाँ, कब निकलता है? इमरजेंसी में। मान लो भाई आप स्कूल में लड़ाई ले रहे हो, किसी लड़के से लड़ रहे, पीछे से 12 उसके दोस्त आ गए, अब भैया क्या करे, इमरजेंसी हो गई। ऐसे केस में जब इमरजेंसी हो गई, 12 लौंडे सामने आ गए, तब क्या करता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, क्या करता है? एड्रेनालिन हार्मोन्स निकालता है। इसको हम फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोलते हैं, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, फ्लाइट एंड नहीं, फ्लाइट और, यहां पे एंड लिखा है, गलत लिखा है, फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्यों भाई? फ्लाइट मतलब या तो भग लो, फाइट या तो लड़ लो, तो या तो लड़ लो या तो भग लो, 12 लौंडे सामने, या तो लड़ लो या तो भग लो। तो फ्लाइट और फाइट हार्मोन दोनों ही केस क्या है बेटा? दोनों ही केस इमरजेंसी है, या तो भगना है या तो लड़ना है। अब इसकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, वो एग्जाम में बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो चेंजेस याद रखने हैं। क्या क्या चेंज करता है? मान लो 12 लौंडे सामने आ गए, अब आपको भगना है, डिसीजन आपने भगने का लिया, तो आप जब भगने के लिए भागोगे तो आपको क्या चाहिए होगा बेटा? आपको बहुत एनर्जी चाहिए होगी। तो ये क्या करता है? आपकी हार्ट बीट बढ़ा देता है। हार्ट बीट बढ़ने से क्या हुआ? आपके ब्लड में ढेर सारा ऑक्सीजन जाने लगा, ऑक्सीजन की सप्लाई तेज हो गई, हार्ट बीट बढ़ गई, ऑक्सीजन तेजी से जा रहा है, तो आपकी सारी सेल्स को मस्त ऑक्सीजन बन रहा है, मस्त ऑक्सीजन मिल रहा, मस्त एनर्जी मिल रही, तो आप तेजी से भाग सकते हो। तो पहली चीज क्या है? इंक्रीजेस हार्ट बीट, मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स, मसल्स को और ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही, आप दौड़ सकते हो। दूसरी चीज ये क्या करता है? इंक्रीजेस ब्लड सप्लाई टू स्केलेटल मसल्स, यानी जो स्केलेटन के साथ जो मसल अटैच है उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, क्योंकि इस टाइम स्केलेटल मसल्स की सख्त जरूरत है। इंक्रीजेस ब्लड टू स्केलेटल मसल्स। तीसरी चीज ये क्या करता है? कहता है अभी इमरजेंसी का टाइम है, फालतू के काम नहीं, डाइजेशन बंद करो, अभी टेम्परेचर कंट्रोल बंद करो। स्किन से कहेगा अभी हम तुमको ब्लड नहीं देंगे, स्टमक से कहेगा अभी हम तुमको भी ब्लड नहीं देंगे, अभी डाइजेशन क्या तुमको खाना पचाने को मर जाएगा, 12 लौंडे उसको मार देंगे, भग जाए यहां से। तो ये क्या करता है? सारे जितने भी नॉन इमरजेंसी काम है सबको ठप कर देता है। तो स्टॉप्स द ब्लड सप्लाई टू डाइजेस्टिव सिस्टम टू स्किन, स्टॉप नहीं करता, रिड्यूस कर देता है। तो क्या है? ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन को टेम्परेचर मेंटेन करना, क्या है? ये सब फालतू काम अभी नहीं, अभी भग। चौथी चीज बेटा ये क्या करता है? ये आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा देता है। देखा होगा ना, जब 12 लौंडे सामने तो क्या है? रेट ऑफ ब्रीदिंग क्यों बढ़ी? ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिले, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो ज्यादा एनर्जी, तो आराम से दौड़ सकते हैं। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज। तो 4 चीजें याद रखना, हार्ट बीट बढ़ाता है जिससे ज्यादा ऑक्सीजन हो ब्लड में, ज्यादा ऑक्सीजन मसल को मिले, आप दौड़ सको। स्केलेटल मसल्स में ज्यादा ब्लड भेजता है, फिर वही बात होगी एनर्जी वाली। अननेसेसरी काम रोक दो, डाइजेशन में ब्लड सप्लाई कम कर दी, स्किन में कम कर दी, और रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा दी ताकि ऑक्सीजन ज्यादा मिले। तो ये इसके काम थे। अब 2 बेटा मेरे जो ग्लैंड्स हैं वो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है। जैसे पहला ग्लैंड हो गया हमारा टेस्टीज, ये मेल में मिलता है, ये रहे टेस्टीज। 2 टेस्टीज होते हैं, लड़कों को भी पता होगा, लड़कियों को भी पता होगा। ये क्या निकालते हैं? टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल मेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं। जैसे कि आपके आवाज का भारीपन। बचपन में थे पापा से क्या बोलते थे? पापा कल स्कूल जाना है, मैम ने ये मंगाया। बड़े हो गए, पापा मेरे को स्कूल जाना है। पापा कहते ये क्या हुआ? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आ गए, प्यूबर्टी में आते हैं ये हार्मोन्स, और क्या करते हैं? सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। बचपन में थे यार, बॉडी में इतने बाल नहीं थे, जैसे जैसे लड़के बड़े होते जा रहे हैं, देख रहे बॉडी में बाल आते जा रहे हैं, हर जगह, यहाँ छाती पे बाल आ गए, यहाँ देखा बगल में बाल आ गए, नीचे वहां भी बाल आ गए हैं। तो ये किससे हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। इसका अगर आप काउंटर पार्ट देखो तो फीमेल के अंदर जो ग्लैंड होता है वो है ओवरी। कौन सा होता है? ये ओवरी। अब ओवरी क्या निकालता है? एस्ट्रोजन। क्या निकालता है? एस्ट्रोजन निकालता है। ये क्या करता है? ये इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, फॉर एग्जांपल मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट में चेंजेस आने लगते हैं। तो ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स। कहां से निकलते हैं? ओवरी। और वहां पे टेस्टिस से निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, एक ग्लैंड हमें और पढ़ना है जो मैंने लास्ट के लिए बचा रखा था, दैट इज हाइपोथैलेमस। याद है कहां पे था? ये 4 ब्रेन का पार्ट था। मैंने कहा था एक तो इसका काम क्या था? हाइपोथैलेमस, थर्मस क्या? खाना पानी, यानी फूड और हंगर को, यानी हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करना, पहला तो ये था। दूसरा इसका यहां केमिकल काम, ये बेटा दादा है ग्लैंड्स का। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर मास्टर है ना तो हाइपोथैलेमस दादा है, क्योंकि ये वो हार्मोन निकालता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके बोलता है कि तुम ग्रोथ हार्मोन निकालो। तो हाइपोथैलेमस दादा है सारे ग्लैंड का, ये ऐसा हार्मोन निकालता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि तुम ग्रोथ हार्मोन निकालो। तो ये निकालता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने वाला हार्मोन, GHRH,
ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। ये इसका सबसे मेन हार्मोन है, बाकी बहुत सारे हार्मोन्स निकालता है हाइपोथैलेमस। तो ये सारे ग्लैंड्स और इसके हार्मोन्स आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो पॉज करके एक बार याद करो, फिर अपन रिवाइज करेंगे। पॉज कर, फिर से कसम दूं क्या? देनी पड़ेगी क्या? मम्मी कसम। सार फंसा दिया। चल भाई एक बार रिवाइज करते हैं सारे। तो यहां पे ग्लैंड है, यहां हार्मोन, यहां उनका फंक्शन और यहां उनसे रिलेटेड डिजीज। सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या निकालता है? गेट रेडी विथ मी। आजकल बड़ा नहीं, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। इसके साथ कोई डिजीज अटैच नहीं है। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या निकालता है? ग्रोथ हार्मोन। मेन काम क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ज्यादा निकाला जाइजेंटिज्म, कम निकाला ड्वार्फिज्म। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड कहां पे है? लैरिंक्स के नीचे। क्या निकालता है? थायरॉक्सिन। मेन काम क्या है इसका? मेटाबॉलिज्म। किसका? FCP। यही लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, FCP। इसके बनने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? ग्वाइटर, स्वेलिंग ऑफ नेक। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि भाई आयोडाइज सॉल्ट खाओ। इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहते हैं। हाइपो मतलब कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं मिल रहा। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बेटा क्या निकालता है? इंसुलिन निकालता है। इसका काम क्या होता है? रेगुलेट दी ब्लड शुगर। अगर इसमें कमी हो जाए इंसुलिन में तो बाहर से इंजेक्शन लेते हैं। कौन सी डिजीज होती है? डायबिटीज होती है। नेक्स्ट क्या है आपका? एड्रिनल ग्लैंड। कहां होता है? किडनी के ऊपर। क्या निकालता है ये? एड्रिनालिन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, फ्लाइट और फाइट हार्मोन। फंक्शन इसके 4 थे, याद रखना। प्रिपेयर बॉडी टू कोप विद इमरजेंसी सिचुएशन, कोई डिजीज नहीं है। फिर टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज से एस्ट्रोजन। दोनों का काम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। यहां आपकी आवाज गाड़ी करना, दाढ़ी लेके आना, बाल लेके आना, है ना। और यहां पे क्या था? मेमोरी ग्लैंड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेक्स ऑर्गन्स। अब बेटा एक मैकेनिज्म है जिससे कितना हार्मोन निकालना है और कब निकालना है ये कंट्रोल होता है। मान लो बेटा आपने खाना नहीं खाया और पैनक्रियाज दबा के इंसुलिन निकाला जा रहा है। ब्लड में शुगर है ही नहीं। अब जितनी शुगर चाहिए ब्लड में वो भी नहीं बचेगी, सबको डाउन कर देगा। तो बेटा एक मैकेनिज्म है बॉडी का, फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? याद रखना, बोर्ड में पूछता है। फीडबैक मैकेनिज्म ये क्या करता है? टाइमिंग और अमाउंट ऑफ हार्मोन, कितना निकलना है, इसको रेगुलेट करता है। क्या करता है? द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। इसका एक एग्जांपल देख लो। क्या क्या चीज रिलेटेड? टाइमिंग एंड अमाउंट, किस समय और कितना हार्मोन निकालना है, ये रेगुलेट करता है कौन? फीडबैक मैकेनिज्म। इसका एक एग्जांपल यही लिखना भी आएगा। तो क्या है कि मान लो खाना खाया, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गई, शुगर ज्यादा हो गई, इस समय पे ढेर सारा इंसुलिन निकलेगा। तो इस टाइम पे अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज होगा, लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन। मान लो खाना नहीं खा रहे, ब्लड में शुगर नहीं है, तो इस टाइम पे बहुत कम अमाउंट में इंसुलिन निकलेगा। तो क्या हुआ? ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस मोर इंसुलिन। ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज, इंसुलिन सिक्रीशन इज रिड्यूस्ड। क्लियर है भाई? चलो अब इसको याद कर लो। इस बार तुम्हें कसम दे रहा हूं तुम्हारी उसकी, हाँ फिर चले जाएगा दोस्त के पास वो। चल भाई क्वेश्चंस करते हैं। सीबीएसई 2025, 2024, 2023, 2020 कई बार इस तरह का मल्टीपल टाइम इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। विच ग्लैंड सीक्रेट्स थायरॉक्सिन? तो कभी पूछता है कि ये कौन निकाल रहा है, वो वाला हार्मोन कौन निकाल रहा है, इससे कौन सी डिजीज, यही सब। एंड व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन? थायरॉक्सिन कौन निकालता है बेटा? थायराइड ग्लैंड। मेन फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म। तो थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ FCP। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सीबीएसई 2025, 2023, 2020, 2017, 2016, और कितनी बार आया ये या इसके सिमिलर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन का क्या रोल है? क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को डाउन कर देता है, यही इसका रोल है। इन द ह्यूमन बॉडी मेंशन द डिजीज कॉज ड्यू टू इट। इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? ब्लड में शुगर लेवल हाई रहेगा। क्या हो गया? डायबिटीज हो गया। चलो पढ़ लो। इंसुलिन हेल्प्स इन लोअरिंग द ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज लेवल। आफ्टर अ मील ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड राइज। इंसुलिन enables बॉडी सेल्स टू absorb ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड एंड यूज इट फॉर एनर्जी और स्टोर इट एज ग्लाइकोजन। याद है एनिमल्स अपना खाना ग्लाइकोजन की तरह स्टोर करते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ा था। क्या करता है ये इंसुलिन? ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब मतलब सेल से कहता है ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करो, इससे एनर्जी बना लो। If the body does not produces enough insulin, it leads to a condition known as diabetes. शुगर बढ़ गया तो हम बोलते हैं शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया। The amount and timing of insulin, अगला क्या पूछा? How is the timing and amount of insulin in the blood regulated? Feedback mechanism, है ना। वही बताया है कि अगर शुगर लेवल ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है तो इंसुलिन ज्यादा, ग्लूकोज कम, शुगर कम
तो लेस इंसुलिन। ठीक, नेक्स्ट सीबीएसई 2024 23 20 सिमिलर क्वेश्चन, व्हाट हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, कौन सा, एड्रिनलिन हार्मोन, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, व्हाट आर द 3 रिस्पॉन्सेस, तो 3 रिस्पॉन्सेस बता देना, हार्ट बीट बढ़ाता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन जाए, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू स्केलेटल मसल्स, डिक्रीजेस ब्लड सप्लाई टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन, हो गए 3। वही क्वेश्चन फिर से पूछा है 2025 में, हार्मोन एक्सेस सीक्रेटेड ब्लड व्हेन अ पर्सन इज अंडर स्केरी सिचुएशन, स्केरी मतलब इमरजेंसी, इमरजेंसी में कौन सा, एड्रिनलिन हार्मोन, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, याद करने वाली चीजें हैं बेटा। 2024 2023 2020 बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर इज थायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, कहा था ना, लोकेशन पूछ रहा है, थायराइड ग्लैंड कहां है, फ्रंट ऑफ neck below larynx। next, name the hormone secreted by thyroid gland, thyroxine, and explain its function। thyroxine का main function क्या है हमारा, क्या है, thyroid gland secretes hormone thyroxine, regulates carbohydrate FCP, क्या करता है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब हाइपो मतलब लेस, यानी थायरॉक्सिन कम हो गया, क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी से होता है। हाउ कैन इट बी मैनेज्ड, आयोडाइज सॉल्ट खा लो डाइट के अंदर। व्हाट डाइटरी चेंजेस कैन हेल्प रेगुलेट टीएसएच लेवल, क्या डाइटरी चेंज करो कि अपनी डाइट के अंदर आयोडीन युक्त नमक ले लो। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट, सीबीएसई 2025 में पूछा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने 2 सिस्टम पढ़ लिए, एक पढ़ा नर्वस सिस्टम, एक पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम डील कर रहा है इलेक्ट्रिक इंपल्स से, एंडोक्राइन सिस्टम डील कर रहा है हार्मोन्स और केमिकल से, दोनों ही मैसेज भेजते हैं। बेटर कौन सा है, एग्जाम में ये पूछता है, तो याद रखना बेटर अगर मैं पूछूं तो एक्चुअल में एंडोक्राइन सिस्टम को माना गया, जिसको कम पढ़ते हैं अपन। अब क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या इसके एडवांटेज है ये पढ़ लो, एक्चुअली दोनों के अपने अपने यूज हैं, पर एग्जाम में जनरली पूछता है स्टेट 2 लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यानी नर्वस सिस्टम इंपल्सेस के 2 लिमिटेशन बताइए। देखिए ध्यान रखिए, सबसे पहला लिमिटेशन है इसकी लिमिटेड रेंज, क्या चीज, लिमिटेड रेंज, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटेड रेंज। भाई आपके इलेक्ट्रिक इंपल्स जो हैं वो सिर्फ उन्हीं सेल तक पहुंचेंगे जो न्यूरॉन से टच कर रही हैं या जो न्यूरॉन से कनेक्टेड है। अगर कोई सेल न्यूरॉन को नहीं टच कर रही, न्यूरॉन से कांटेक्ट में नहीं है, तो वहां इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं पहुंच सकते। लिमिटेड रेंज, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कैन ओनली रीच टू सेल्स कनेक्टेड टू द नर्वस सिस्टम, दे कैन नॉट रीच एवरी सेल इन द बॉडी, सभी सेल्स तक ये नहीं पहुंच सकते, कैन नॉट रीच एवरी सेल इन द बॉडी। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में जो केमिकल्स निकलते हैं वो कहां जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड के थ्रू बॉडी की सारी सेल्स में पहुंच जाते हैं। तो यहां पे एक लिमिटेड रेंज है, सिर्फ उन्हीं सेल तक पहुंच सकते हैं जो न्यूरॉन से टच कर रही, न्यूरॉन से कनेक्टेड है, नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, कैन नॉट रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, ये वाला पार्ट जनरली लोग स्किप करते हैं, एनसीईआरटी देता है, पर दूसरा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है इसका रीसेट टाइम। क्या चीज, रीसेट टाइम। मान लो ब्रेन ने एक सिग्नल भेजा, अब तुरंत इसको दूसरा सिग्नल भेजना है, तो इसको क्या करना पड़ता है, भाई करंट यहां से निकला, ऐसे सिग्नल से दबाया, करंट जा रहा, अब क्या दूसरा सिग्नल, और यार नहीं भेज पाएंगे, पहले वो सिग्नल पहुंच जाए, मशीन रीसेट हो, तब दूसरा सिग्नल भेजेंगे। तो क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की वो इतनी तेज नहीं हो पाती। रीसेट टाइम, आफ्टर अ न्यूरॉन ट्रांसमिट्स एन देखो सिग्नल तेज जाएगा, सिग्नल धीमा नहीं जाएगा, फ्रीक्वेंसी एक के बाद एक दूसरा सिग्नल वो धीमा होगा। After a neuron transmits an electric impulse, it needs a period to reset its mechanism. पूरा रीसेट करना पड़ेगा, बजर अजर सही करे फिर से दबाना है, before it can transmit another signal. This delay limits the frequency and rate of signaling. सिग्नल बहुत फास्ट होता है, याद रखना ये बहुत फास्ट मैकेनिज्म है इलेक्ट्रिक इंपल्स, पर फ्रीक्वेंसी कम है, तेज एक गया फिर दूसरा भेजने के पहले रीसेट टाइम। तो 2 चीज, लिमिटेड रेंज, सारी सेल तक नहीं पहुंचे, दूसरा रीसेट टाइम, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इतनी तेज नहीं होती। अब क्या एडवांटेज है, वाई केमिकल कम्युनिकेशन इज बेटर, क्यों ये एंडोक्राइन सिस्टम वाला हार्मोन वाला सिग्नलिंग बेटर है। पहली चीज वाइडर रेंज, क्या होते हैं ये हार्मोन्स, केमिकल है, ब्लड में घुल जाते हैं, बॉडी की हर सेल तक पहुंच जाते हैं। वाइडर रेंज, केमिकल सिग्नल्स लाइक हार्मोन्स कैन डिफ्यूज थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, और ये कहां पहुंचते हैं, ओनली रीच टू सेल्स कनेक्टेड टू नर्वस सिस्टम। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, ये फास्ट है तेजी से होता है, ये स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक इसका इफेक्ट बना रहता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन, भाई ग्रोथ इलेक्ट्रिक इंपल्स से थोड़ी हो सकती है, हम सोचे हम लंबे हो जाएं, ऐसे सिग्नल भेजा लंबे हो जाए, नहीं हो रहे हैं ना, फास्ट तो है जल्दी से लंबे नहीं हो रहे हैं ना, ये ऐसे करके लंबे हो सकते हैं पर नेचुरली नहीं हो रहे। तो ग्रोथ हो गई आपकी, मेटाबॉलिज्म हो गया, ऐसे जो प्रोसेस हैं जो कैसे हमारे लास्टिंग इफेक्ट्स, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाहिए, वो स्लो तो होते हैं
पर लॉन्ग लास्टिंग कौन कर पाता है ये चीज? हार्मोन्स कर पाते हैं, केमिकल सिग्नल कर पाते हैं। दूसरा टारगेट स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को जाके टारगेट कर पाए। केमिकल सिग्नल्स आर हाईली स्पेसिफिक एंड कैन एक्ट ऑन पर्टिकुलर रिसेप्टर्स ऑन टारगेट सेल्स। तो कोई भी दो इसमें से याद कर लेना, 3 याद कर लेना, इसमें लिखा नहीं कितने बताने, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बेटा आ गए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पे। तो एनिमल्स का खेल खत्म हो गया, अब प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन समझना है। बहुत सिंपल है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स को इतना चलना फिरना है ही नहीं, इसीलिए प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। प्लांट्स के अंदर भी मैसेज कम्युनिकेट होता है, कैसे होता है? मिक्स ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स, दोनों को मिक्स करके। कैसे जाता है ये सिग्नल? सेल से सेल ट्रांसफर होता है। तो क्या लिखा है? द स्टिमुलस इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू अ नर्वस सिस्टम लाइक इन एनिमल्स। पॉइंट नंबर 1, प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। दूसरा, इंस्टेड इट्स कम्युनिकेटेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कैसे? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। कैसे कम्युनिकेशन होता है? कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल का। These सिग्नल ट्रेवल फ्रॉम सेल टू सेल। कैसे ट्रेवल करते हैं? सेल से सेल पे। तो ये 3 पॉइंट बेटा आपको याद रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेता है कि प्लांट्स में सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है। तो आपको लिखना होगा कि इसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता। दूसरा पॉइंट लिखना होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड केमिकल इंपल्स होता है। तीसरा, सेल से सेल होता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक यहीं पे है, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स या मूवमेंट इन प्लांट्स। अब प्लांट ज्यादा मूव तो करते नहीं, ना चलते हैं, ना भागते हैं, ना दौड़ते, कुछ नहीं करते हैं, अपना ही कहीं ग्रो कर लेंगे, इधर से इधर निकल जाएंगे, यही सब करते हैं, थोड़े बहुत मूवमेंट। तो प्लांट्स के अंदर 2 तरह की मूवमेंट हमें पढ़नी है। पहली है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरी है नेस्टिक मूवमेंट। ये बाद में पढ़ेंगे, छोटे छोटे टेंशन। ट्रॉपिक सुन के टॉप आ रहा दिमाग में? हाँ, तो टॉप पे जाने के लिए मूवमेंट होती है, यानी ग्रोथ के लिए मूवमेंट होती है। तो प्लांट्स के पार्ट की ऐसी मूवमेंट जो कि ग्रोथ के लिए हो रही हो, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे मान लो एक छोटा सा पौधा है, क्या होगा? धीमे धीमे उसमें धूप लगेगी, धीमे धीमे उसको सन की सनलाइट मिलेगी, धीमे धीमे वो बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। ये कौन सी मूवमेंट है? ग्रोथ के लिए हो रही है, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या हो गया? धूप हो गई, धूप लग रही तो बड़ा हो रहा है, इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट कैसी है? ग्रोथ डिपेंडेंट, सिर्फ ग्रोथ के लिए होती है। डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। क्या बोला? कुछ नहीं। मान लो मैं यहां पे एक पौधा रख दूं और धूप इधर से हो, तो प्लांट थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट होकर ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी धूप चाहिए। तो क्या इसकी जो ग्रोथ है वो क्या है? स्टिमुलस के डायरेक्शन में है, यानी स्टिमुलस के डायरेक्शन डिसाइड करेगा ग्रोथ किस तरफ हो। मान लो सूरज इस तरफ से निकल रहा है, इधर से धूप आ रही है, तो प्लांट जो ग्रो करेगा वो थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टिमुलाई इस तरफ है, तो इसकी ग्रोथ भी इस तरफ, कई बार अपोजिट भी हो जाता है स्टिमुलाई के। डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। इधर से स्टिमुलस था तो इधर ही रिस्पॉन्स चला गया। ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स स्टिमुलस, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। दोनों हो सकता है, कि हो सकता है वो स्टिमुलस की तरफ ग्रो करे, हो सकता है उसके अपोजिट ग्रो करे। नहीं समझ में आ रहा है? बड़ा सिंपल है, मैं एक स्टिमुलस ले लेता हूं, जैसे सनलाइट ले ली, तो क्या हुआ? प्लांट का जो अपर पार्ट है वो तो चला गया किधर? टुवर्ड्स सनलाइट, टुवर्ड्स स्टिमुलस। तो कैसा हो गया? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। पर प्लांट्स के जो रूट्स हैं बेटा, वो तो सनलाइट से दूर भागेंगे, छुपना चाहते हैं, सॉइल के अंदर छुप गए। किधर भाग गए? रूट्स किधर भाग गए? अवे फ्रॉम सनलाइट भाग गए, अवे फ्रॉम स्टिमुलस भाग गए। तो क्या हो गया? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो अगर ग्रोथ हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, तो हम बोलते हैं क्या है? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर ग्रोथ हो रही है अपोजिट टू स्टिमुलस, तो हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब कुछ डिफरेंट स्टिमुलस, उनके पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, नेगेटिव ट्रॉपिज्म हमें पढ़ने और आपको याद ही करने पड़ेंगे भाई। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो जब भी मैंने बोला सुनाई पड़े तो फोटोन यानी लाइट की बात हो रही है। तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट। प्लांट के पार्ट की ग्रोथ या तो टुवर्ड्स होगी या अवे होगी, जैसे समझा दिया मैंने। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, इसका एग्जांपल देखो, स्टेम ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट। जो स्टेम होती है, जो शूट होता है, स्टेम लिख लो या शूट मतलब अपर पार्ट जो है, जो शूट है या स्टेम है, जो अपर पार्ट है, वो क्या होगा? इसे झुक जाएगा किधर? सनलाइट की तरफ, है कि नहीं? है ना? और जो रूट्स हैं वो क्या होंगी? भाग जाएंगे। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट। तो नेगेटिव क्या मतलब? कि स्टिमुलाई से दूर भाग गए। पॉजिटिव मतलब स्टिमुलाई की तरफ। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म
शूट उधर चली गई, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट्स इधर आ गए। जियोट्रॉपिज्म, बेटा जियो सुन के दिमाग में आनी चाहिए ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म का मतलब ग्रेविटी, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स और अगेंस्ट ग्रेविटी। अब देखो यहां पे जस्ट देखो, जो रूट्स हैं वो किधर जाएंगी, ग्रेविटी की तरफ नीचे, पॉजिटिव ग्रेविटी ट्रॉपिज्म मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो स्टेम है या शूट है वो किधर जाएगी, ग्रेविटी के अपोजिट, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, रूट किधर चली जाती है, ग्रेविटी की तरफ, अंदर की तरफ, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। स्टेम ऑफ अ प्लांट मूव्स अपवर्ड ग्रेविटी, प्लांट किधर उगता है, ऊपर की तरफ उगता है, तो स्टिमुलाई के अगेंस्ट, स्टिमुलाई क्या है, ग्रेविटी जो नीचे खींच रही, इसके अपोजिट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मतलब साफ समझ में आ गया पानी की बात, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर या अवे वाटर, इसमें सिर्फ पॉजिटिव का एग्जांपल देता है क्या, रूट्स ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स वाटर, इसका भी आपको मैं एक डायग्राम आगे दिखा दूंगा, क्या होती है रूट्स ऑफ प्लांट पानी के तरफ चली गई, आगे डायग्राम दिखा दूंगा। नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट अवे फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट है केमोट्रॉपिज्म, केमो मतलब केमिकल की तरफ मूवमेंट, केमिकल की तरफ या केमिकल से अवे, है ना। इसका एक ही एग्जाम्पल है कि प्लांट का जो मेल पार्ट होता है पॉलन, वो फीमेल पार्ट ओव्यूल की तरफ आता है केमिकल के लिए। पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन तो उसके अंदर ये आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में मिलेगा। पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म यानी केमिकल की तरफ मूवमेंट, तो प्लांट का मेल पार्ट मूव किया, फीमेल पार्ट। नेगेटिव का एग्जाम्पल नहीं है मूवमेंट अवे फ्रॉम केमिकल, नेगेटिव मतलब अवे हो गया केमिकल से। नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो का मतलब बेटा कुछ टच वगैरह की अगर बात कर लें तो ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम टच, इसमें सिर्फ पॉजिटिव का ही एग्जांपल है। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो मतलब टच, तो पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म क्या है, आपने देखा होगा कुछ क्लाइंबर्स होते हैं, ऐसे आप धागा बांध दो तो क्या होगा, उसी धागे के अलोंग आगे बढ़ जाते हैं। तो क्लाइंबिंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सच एज स्टेंड्रिल्स ग्रो टुवर्ड्स सपोर्ट एंड विंड वाइंड अराउंड देम, क्या होते हैं, सपोर्ट के अराउंड ही ऐसे 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 चलने लगते हैं, तो पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये चार तरह के ट्रॉपिज्म हमें याद रखने हैं, फोटो, जियो, हाइड्रो, केमो और थिग्मो। उनकी तरफ हुए तो पॉजिटिव, अपोजिट हुए तो नेगेटिव। कुछ डायग्राम्स हैं जो आपको देखने होंगे, ये एग्जाम में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लो, प्रैक्टिस भी कर लेना। जैसे फोटोट्रॉपिज्म का है, अब देखो सनलाइट आई, जो शूट है यानी ऊपर वाला पार्ट किधर चला गया, सनलाइट की तरफ, क्या किया इसने, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। रूट दूर भाग गई, क्या किया, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म का ये वाला डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है, अच्छे से देख लो। क्या किया आपने, एक पौधा लगाया, बगल में क्या किया आपने, एक पोरस स्पॉट, पोरस मतलब उसमें छोटे 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 बहुत छोटे छोटे पोर्स होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे, बहुत छोटे छोटे छेद होंगे, और उसमें पानी भर के डाल दिया। अब सॉइल को दिखा कि इस तरफ क्या है, पानी है भाई, इसमें पोर्स हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी तो बाहर आ रहा होगा, तो रूट्स को क्या दिखा, सॉइल कह रहा हूं, रूट्स को क्या दिखा, इस तरफ क्या है, पानी, तो रूट्स इस तरफ भाग गई पानी की तरफ, क्या दिखा रही है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी की तरफ भाग रही, इधर ड्राई सॉइल इधर मॉइस्ट सॉइल, रूट ग्रोज टुवर्ड्स वाटर। नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब ग्रेविटी वाला, तो अगर मैं प्लांट को इस तरह से रख दूं, गमले को ऐसे टेढ़ा करके रख दूं, तो भी आप क्या होगा, रूट्स किधर भागेंगी, नीचे की तरफ यानी ग्रेविटी की तरफ भागेंगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो शूट्स हैं वो सन की तरफ यानी ग्रेविटी से अपोजिट, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखो 2025, 22, 20, 19 में इस तरह के सिमिलर सवाल आते हैं, एक डायग्राम बना दिया या डायग्राम बनाने को कह दिया, बोला है नेम द मूवमेंट विच कॉजेज एक्स एंड वाई टू ग्रो डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड, ये कौन सा भाई है, जियोट्रॉपिज्म, है ना। तो कह रहा है नेम द मूवमेंट, तो कौन सी मूवमेंट है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो गई। स्टिमुलाई क्या है इसमें, ग्रेविटी है। रूट क्या शो कर रही, पॉजिटिव, शूट क्या शो कर रही, नेगेटिव, ग्रेविटी के अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे तरह की जो मूवमेंट है वो है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट जो सडनली हो जाए, इसका ग्रोथ से कुछ लेना नहीं। ट्रॉपिक मूवमेंट सारी देखो ग्रोथ के लिए हो रही थी, जितनी भी ट्रॉपिक मूवमेंट थी, शूट का ऊपर जाना, रूट का नीचे सॉइल में और जाना ताकि हम जड़ स्ट्रॉन्ग कर लें, ग्रोथ के लिए हो रही थी। नेस्टिक मूवमेंट का ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, ये सडन मूवमेंट होती हैं प्लांट्स को बचाने के लिए। तो ये क्या है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इसका एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी देता है और बोर्ड में कई बार पूछता है, क्या, छुई मुई के पौधे को अगर आप छू दो, छुई मुई के पौधे को आप छू दो तो वो क्या करता है, अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। क्या है, टच सेंसिटिव प्लांट है। क्या लीव को फोल्ड करने से उसकी कोई ग्रोथ हुई, नहीं, अपने आप को बचाने के लिए किया। When we touch the leaves of a sensitive plant like Mimosa pudica, जिसको क्या बोलते हैं, छुई मुई, दे फोल्ड। ये कैसे हैं भाई, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, इमरजेंसी हुई, कोई प्रॉब्लम आई, फोल्ड हो गए, ठीक है। अब डिफरेंस है ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट का, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं, आप पढ़ लेना। पहली चीज, ट्रॉपिक मूवमेंट क्यों हो रही है, ग्रोथ के लिए। नेस्टिक मूवमेंट क्यों हो रही है, ग्रोथ के लिए नहीं हो रही। तो ये ग्रोथ डिपेंडेंट, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ये ग्रोथ डिपेंडेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। दूसरी चीज सुनो, ट्रॉपिक मूवमेंट का एक डायरेक्शन है,
या तो शूट ऊपर जा रही, या तो रूट नीचे जा रही, ऐसे ही कुछ हो रहा है। एक डायरेक्शन है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी यूनी डायरेक्शनल है। बाई मत बोलना, एक मतलब एक पार्ट तो एक ही डायरेक्शन लेगा, रूट तो सिर्फ नीचे ही जाएगी, एक पार्ट का एक ही डायरेक्शन, तो यूनी डायरेक्शनल है। नास्टिक मूवमेंट का कोई डायरेक्शन नहीं, लीव्स फोल्ड हो गई, तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। तो ये कैसी हो गई? यूनी डायरेक्शनल। ये क्या हो गई? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो गई। तीसरी चीज सुनो, ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो है, प्लांट धीमे 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 बड़ा होगा, पर नास्टिक मूवमेंट सडन है, अचानक से होती है। क्यों भाई? जैसे ही छुआ प्लांट बंद हो गया। तो दिस इज स्लो, दिस इज फास्ट, रैपिड मूवमेंट। चौथी चीज सुनो, ट्रॉपिक मूवमेंट कैसी है? इरिवर्सिबल है। एक बार प्लांट बड़ा हो गया तो वापस छोटा नहीं होगा। पर नास्टिक मूवमेंट रिवर्सिबल है। आपने छुई मुई को छुआ, बंद हो गया, थोड़ी देर बाद अपने हाथ हटाया, वापस खुल गया। तो ये रिवर्सिबल है नास्टिक, वापस खुल जाएगी लीव्स। ये इरिवर्सिबल, एक बार ग्रो हो गया तो वापस नहीं जाएगा। तो यही है परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। स्लो एक्शन, ये कैसा है? इमीडिएट रैपिड एक्शन। और क्या है? फाउंड इन ऑल प्लांट्स, फाउंड ओनली, ये भाई कुछ ही में होगा, सेंसिटिव प्लांट्स वगैरह में, स्पेशलाइज्ड प्लांट। एक क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछता है कि लीव्स या प्लांट्स मूव कैसे करते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैंने बताया था कि हम कैसे मूवमेंट करते हैं, बिकॉज ऑफ, याद कर, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स जो हमारे पास होते हैं। इसी वजह से हमारी मसल्स मूव करती हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन अपना शेप चेंज करते हैं। प्लांट्स के पास ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स नहीं है। तो ये लीफ की फोल्डिंग कैसे हुई? कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन नहीं। कैसे? कैसे इसके टिश्यूज मूव किए? कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन नहीं, कैसे फोल्ड हो गए? कैसे प्लांट ऊपर गया? मूवमेंट हो किस चीज से? कैसे हिल रहा है? हमारे पास तो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जो अपना शेप चेंज करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे हो रहा है। इनके पास नहीं है। ये बेटा मूवमेंट करते हैं जस्ट बिकॉज देखा है वो, जस्ट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। जैसे आप याद करो, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कब होती थी? जब गार्ड सेल पानी को एब्जॉर्ब करता था तो खुल जाता था, पानी को रिलीज करता था, बंद हो जाता था। तो ये याद रखना, एनिमल्स में द मूवमेंट हैपेंस ड्यू टू चेंज, happens because of specialized proteins in muscle. The movement happens due to change in amount of water in cells, resulting in swelling and shrinking. Very important. इसमें क्यों होती है मूवमेंट? बिकॉज ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर। गार्ड सेल्स ने पानी एब्जॉर्ब किया तो ओपन हो गए, गार्ड सेल ने पानी रिलीज किया तो क्लोज हो गया। अमाउंट ऑफ वाटर चेंज होने से। याद रखना, प्लांट्स की मूवमेंट किसकी वजह से? बोर्ड में पूछता है, अमाउंट ऑफ वाटर चेंज होने से। और एनिमल्स में मूवमेंट क्यों हो पाती है? बिकॉज ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। ठीक है, बाकी बताया है कि इनमें भाई नर्वस सिस्टम होता है, इसमें नहीं होता, ये वाला याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन सीबीएसई 2025, 2024, 2016 सिमिलर सवाल आते हैं। ऑब्जर्व द फिगर्स ए एंड बी। व्हेन छुई मुई सेंसिटिव प्लांट इज टच्ड, इट्स लीव फोल्ड, इसकी लीफ फोल्ड हो गई। कैसा मूवमेंट है? नास्टिक है, सडन हुआ है, रिवर्सिबल है, टेम्परेरी है, स्लो, फास्ट है, ये सारी चीज पता है। बट ऑप्शन देखो क्या है। दिस इज ड्यू टू, ये फोल्ड क्यों हुई? हार्मोनल इफेक्ट से, थर्मल इफेक्ट से, चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। प्लांट्स का मूवमेंट सिर्फ चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर से होता है। नेक्स्ट देखो, सीबीएसई 2025, 22, 20, 19 सिमिलर सवाल है। लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट्स मूव वेरी क्विकली, ऐसा सिमिलर आता है, एग्जैक्ट ये नहीं है। इन रिस्पॉन्स टू टच, हाउ इज द स्टिमुलस ऑफ टच कम्युनिकेटेड एंड एक्सप्लेन हाउ द मूवमेंट टेक्स प्लेस। दोनों चीज पूछ ली। पहला, कैसे ये कम्युनिकेट हुआ? प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं है तो कैसे कम्युनिकेट होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स एंड केमिकल्स फ्रॉम सेल टू सेल, पहला। दूसरा, हाउ द मूवमेंट टेक्स प्लेस, मूवमेंट किसकी वजह से हुई? बिकॉज ऑफ change in amount of water in cells। तो यही लिखा है, the stimulus is not transmitted through a nervous system like in animals, communicated through electric chemical signals cell to cell. This movement is called nastic movement and happens immediately. The movement happens due to change in amount of water in cells resulting in swelling। याद है, स्टोमेटा स्वेल कर जाता था, या shrinking। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, जैसे प्लांट्स, जैसे एनिमल्स में हार्मोन थे, प्लांट्स में भी हार्मोन्स है। ये बहुत सिंपल है, 4 ही हार्मोन्स आपकी एनसीईआरटी देती है, उसको पढ़ लो। 3 हार्मोन्स आपके ऐसे हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ प्रमोटर जीपी हार्मोन। एक हार्मोन ऐसा है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकने वाला भी होता है। क्यों होता है, इस पकड़ लेंगे। तो प्लांट हार्मोन, उनके फंक्शन, पहला बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बहुत पूछता है, ऑक्सिन। इसका काम क्या है? सेल को इलोंगेट करना। सेल को क्या कर देता है? इलोंगेट कर देता है। प्रमोट सेल इलोंगेशन इन शूट्स, कंट्रोल्स फोटोट्रोपिज्म। ये भी आगे आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो ऑक्सिन का एक ही काम है, सेल को लंबा कर देना। क्या है? ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ
कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। दूसरा है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या करता है, स्टेम्स को इलोंगेट करता है और ज्यादातर पाया जाता है फ्रूट्स में और सीड्स में, जहां ज्यादा ग्रोथ चाहिए भाई, ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं ना, फ्रूट सीड्स वगैरह। स्टिमुलेट्स स्टेम इलोंगेशन, क्या करता है, स्टेम को लंबा कर देता है। प्रेजेंट इन गैस कंसंट्रेशन इन एरियाज सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स और सीड्स में ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आया है साइटोकाइसिस वर्ड से। साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो साइटोकाइनिन क्या करता है बेटा, प्रमोट्स सेल डिवीजन। कहां पे मिलता है, प्रमोट्स सेल डिवीजन। डिलेज एजिंग ऑफ लीव्स एंड, कहां पे मिलता है बताया नहीं है, डिलेज एजिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। क्या करता है बेटा, हमारी पत्तियों को बुढ़ा होने से रोकता है। ग्रोथ प्रमोटर, ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर। ऑक्सिन क्या कर रहा है, सेल को लंबा कर रहा है। जिब्रेलिन्स क्या कर रहा है, स्टेम को लंबा कर रहा है। फ्रूट्स में मिल रहा है, सीड्स में मिल रहा है, उनको बड़ा करने में हेल्प कर रहा है। साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, सेल डिवीजन प्रमोट कर रहा है, और सेल्स बन रही हैं, और सारी सेल्स बन रही हैं। एजिंग ऑफ लीव्स और फ्लावर, बुढ़ा होने से रोक रहा है। एक और हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये ग्रोथ नहीं होने देता प्लांट की। इसको इसीलिए स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये स्ट्रेस में रिलीज, प्लांट्स को भी स्ट्रेस हो जाता है भाई। मान लो प्लांट्स को कुछ परेशानी हुई, ठीक से खाना पानी नहीं मिल रहा, धूप नहीं मिल रही, तो प्लांट्स भी क्या करेगी, ग्रोथ को रोक देगा। अगर तुम्हें खाना पानी नहीं मिलेगा तो तुम सिर्फ इसेंशियल फंक्शन करोगे, तो उस टाइम पे एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है, ये हार्मोन रिलीज होता है जो कि ग्रोथ इनहिबिटर है, एब्सिसिक एसिड। अब ये क्या करेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट काम होने देगा। कॉजेज स्टोमेटा टू क्लोज, स्टोमेटा से कहेगा बंद हो जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के चक्कर में पानियों बाहर चला जाएगा, हमारे पास पानी की कमी है, स्ट्रेस की सिचुएशन है, तो क्या किया, स्टोमेटा को बंद कर दिया। मेंटेन्स डोरमेंसी इन सीड, सीड को बोलता है अभी जर्मिनेट मत हो, हमारे पास अभी खाना पानी नहीं है तुमको देने के लिए, धूप खाना पानी फोटो कुछ हो नहीं पा रहा है, अभी स्ट्रेस की सिचुएशन है, अभी जर्मिनेट मत हो, अभी हम बच्चे नहीं पाल सकते, अभी हमें जिंदा रहना है। विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स को कह रहा हम खाना दे ही नहीं पा रहे हैं, कह रहा है एक काम करो, इन लीव्स को गिरा दो भाई, इनको फोल्ड कर दो भाई, इनको बुढ़ा कर दो भाई, हमें जिंदा रहने दो, ठीक है। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना है बेंडिंग ऑफ प्लांट, कौन करता है, ऑक्सिन करता है। इसलिए लिखा है कंट्रोल्स फोटोट्रोपिज्म, मतलब मैंने आपको बताया था जब सनलाइट आती है तो प्लांट किधर बेंड हो जाता है, टुवर्ड्स सनलाइट बेंड हो जाता है, देखा था आपने, मतलब प्लांट की स्टेम टुवर्ड सनलाइट बेंड हो जाती है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ये ऑक्सिन की वजह से होता है। फोटोट्रोपिज्म किसकी वजह से, ऑक्सिन की वजह से होता है। कैसे, ऑक्सिन्स मिलते हैं आपको प्लांट के स्टेम के टिप पे, कहां पे मिलते हैं, प्लांट के स्टेम के टिप पे, इस जगह पे। और यहां पे भी ये कहां होते हैं, ऑन दी शेडेड रीजन होते हैं, शेड एरिया में, मतलब धूप वाले एरिया में नहीं, पीछे साइड पे होते हैं। क्यों पीछे साइड, क्योंकि भग जाते हैं बेटा, है ना, धूप से डर के पीछे भग जाते हैं। लंबी कहानी है प्रोटीन्स वगैरह की, वो नहीं बता पाएंगे। कहां पे होते हैं ऑक्सिन्स, कहां मिलते हैं, स्टेम की टिप पे, और स्टेम की टिप पे भी किस एरिया में होते हैं, शैडो एरिया में होते हैं। अब यहां पहुंच के ऑक्सिन क्या करता है, सेल को इलोंगेट करता है, तो ये पार्ट लंबा होगा तो प्लांट क्या होगा, आगे की तरफ बेंड हो जाता है। तो यही बात यहां कहानी में लिखी हुई है। क्या लिखा है, यही सेम कहानी पूरी लिखी हुई है। क्या, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ प्लांट फ्रॉम वन साइड, ऑक्सिन मूव्स एंड एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड। जब धूप पड़ती है तो ऑक्सिन को धूप लगती है, क्या करते हैं, मूव्स एंड एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड, शेडेड साइड में आ जाता है। ऑक्सिन स्टिमुलेट सेल ग्रोथ, सो सेल्स ऑन शैडो साइड इलोंगेट्स, ये वाली सेल बड़ी होती हैं, एंड स्टेम बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट। सेम सवाल सीबीएसई 2025, 22, 19 में ये बहुत पूछता है कि ऑक्सिन कैसे बेंडिंग ऑफ प्लांट करता है। तो ये और ये डायग्राम दोनों, ऑक्सिन कहां बनता है, प्लांट की स्टेम के टिप पे, स्टेम के टिप पे, वो भी किस एरिया में, शैडो वाले एरिया, वहां पे सेल को लंबा करता है, जिसकी वजह से प्लांट झुक जाता है। बोर्ड में बहुत बार पूछा है। सवाल देख लो 2025, 2024, द प्लांट हार्मोन्स प्रमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन इन सीड्स एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स, एब्सिसिक एसिड, तो साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट सीबीएसई 2025 इसी साल आया, प्लांट हार्मोन हु कंसंट्रेशन स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट, ऑक्सिन, है ना। तो ऑक्सिन पे सवाल बहुत पूछता है। यहां पे बेटा जी ये चैप्टर होता है समाप्त। अगर आपको मजा आया तो कमेंट में लिख के जाना, आई एम द मास्टर। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।